जख्म मेरी बहुत प्रिय फिल्म थी कि पूरी की पूरी कहानी है वो 90 के हमारे उस दौर की कहानी है जिसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। कतार लंबी है, गुत्थम गुत्था करना पड़ेगा, तो कई लोग गंजी पहन के सिर्फ जाते थे कि शर्ट ना फटे। काश पटेल आए तो किसी ने कहा कि FBI के कैरेक्टर को समझना है तो आप एडगर देखिए, जे एडगर जो फाउंडर थे संभवतः FBI को शेप देने। बताइए कि कैंटीन के खाने की बहुत चर्चा होती थी पहले कि सस्ता है, इनको इतना अच्छा खाना सस्ते में क्यों मिलता है, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने पुरानी संसद कैंटीन में खाया है। मैं भी वही सब देख के पहुंचा था। मगर कभी आप आरजेडी के अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए, अब ये मत कहिएगा मेरी महत्वाकांक्षा। नहीं, अच्छी बात है। मेरा जवाब मुझे देने दीजिए। हाँ, मेरा जवाब मुझे डर ये है वो जवाब ना हो जो टेम्पलेट वाला। भारत एक समाजवादी देश है। देखिए, ये सवाल पता नहीं क्यों मैं बता रहा हूँ, मुझे टेलीपैथी थी कि ये सवाल आप पूछेंगे। दिल्ली से प्रयागराज इलाहाबाद तक जाएं तो आपको अधिकांश मंदिर जो मिलेंगे कम से कम 70% जिनके लैंड ग्रांट औरंगजेब के काल के। दिक्कत तब हो जाती है जब उन फिल्मों के को इतिहास के साक्ष्य की तरह उनका प्रोमो किया जाता है। कुछ लोगों की शिकायत है जो अब बहुत जोर से बोल रहे हैं, अगर आप औरंगजेब की नीति पढ़ा रहे थे तो उसकी हिंसा भी क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्या जर्मनी में हिटलर को दबा थोड़ी दिया गया है? हिटलर के बारे में तो पढ़ा जाता है। अगर हमारा अपना रिकॉर्ड अपने माइनॉरिटीज के लिए सही रहा होता तो हम पाकिस्तान से बांग्लादेश से कहते लर्न फ्रॉम अस। ये दौर जाएगा, इस दौर की अपनी ज़रूरतें थी, इस दौर के अपने माइलस्टोन इसने सेट कर लिए और दुनिया के कई देशों में हुआ एक्सट्रीम किस्म का पोजीशन। आप जो मान रहे हैं कि देश या समाज इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, क्या आपके नज़दीक कोई उदाहरण है किसी देश में ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखा हो पहले कभी कि हुआ था जी वहाँ भी ऐसा? पूरी दुनिया जानती है, जर्मनी ने बहुत झेला। जर्मन लोग से सीधी तुलना कर, बल्कि अगर आप प्री 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी देखें तो जो दंगे का चित्रण है वो वैष्णव और शैव के बीच का है, वो हिंदू मुसलमान का कम है। कुछ तर्क ऐसे हैं दक्षिणपंथी खेमे से उठते हैं कि भाई इनकी पुण्य भूमि जो है मुसलमानों की तो अरब में है। इस देश का मुसलमान क्यों दे अपने पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट? मैं दे रहा हूं क्या? सरनेम हटा देने चाहिए, आप खाली अपने नाम के साथ रहिए। कुछ कहते हैं कि यार ये बस एक प्रतीक भर है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। मुझे ये पूछना है कि अगर सरनेम हटाने की बात मान भी ली जाए तो क्या इसे एक बहुत ही सीरियस इनिशिएटिव के तौर पर लिया जा सकता है? मैं नहीं मानता। शो का मोन्टाज तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो पता है आपको किससे बात होने जा रही है। इनका चेहरा, इनकी आवाज़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मनोज कुमार झा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, शिक्षक हैं, लगभग हर उस मुद्दे पर बोलते हैं जिस पर देश की जनता चाहती है कि कोई बोले। और जब आज पढ़ाकू नितिन स्टूडियो से बाहर निकला और हमने सोचा कि चलिए मनोज जी के दफ्तर में आया जाए, घर पे आया जाए, यहीं बात हो, तो जब हमारी एंट्री हुई तो कुछ माहौल ऐसा था कि मैं इंट्रो सब भूल गया हूँ। तो मैं वैसा इंट्रो नहीं दे रहा जैसे मैंने सोचा था, अब तो जो मुंह में आ रहा है वो कह रहा हूँ। तो मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत नितिन। और जब मैंने माहौल की बात की तो माहौल ये है कि जब आप एंट्री करते हैं मनोज जी के दफ्तर में, घर दफ्तर एक ही है, तो जब दफ्तर में एंट्री करते हैं तो किताबों से पहले फिल्मों के पोस्टर्स के दर्शन होते हैं। और वो सारे पोस्टर्स जो हैं हिंदी सिनेमा के भी हैं और इसके अलावा वर्ल्ड सिनेमा के भी हैं। तो ये एक झलक है ये बताने की कि मनोज झा जो राज्यसभा में बोलते हैं और किताबें भी लहराते हैं अक्सर, वो किताबों के साथ साथ सिनेमा के भी शौकीन हैं, वर्ल्ड सिनेमा के खासकर। बहुत सारी फिल्में मेरी पसंद की भी हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। अभी भी देख रहे हैं आप फिल्में? जी। हाल में कौन सी देखी थी? हाल में देखी थी, मुझको ये भी एक पृष्ठभूमि भी बताऊं। ट्विटर पे जिस दिन FBI में काश पटेल आए तो किसी ने कहा कि FBI के कैरेक्टर को समझना है तो आप एडगर देखिए, जे एडगर जो फाउंडर थे संभवतः FBI को शेप देने में फॉर मेनी डिकेड्स। तो वो फिल्म देखी। मैं ट्रैवल कर रहा था पटना दिल्ली के बीच में, तो तकरीबन लेटेस्ट फिल्म वही कह सकता हूँ, जे एडगर। जे एडगर। हाँ, तो वर्ल्ड सिनेमा में रुचि आपकी कब जागी? क्योंकि जब मैं आपका करियर देख रहा था, आप बिहार में पढ़े, फिर आप दिल्ली आए, यहाँ भी आप पढ़ाई लिखाई में लगे रहे क्योंकि जद्दोजहद थी,
कदम जमाने की दिल्ली में, और फिर आप शिक्षण में ही आ गए। ये फिल्म देखने का शौक कब पता चला कि मुझे शौक है? ऐसा तो हम सब देखते हैं। नहीं, देखिए, अगर कहूँ तो फिल्म तो देखने का शौक तो मैं समझता हूँ हमारे दौर में भी लोगों को, उस समय ये मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, पीवीआरस नहीं थे, तो हम लोग सब कोई फिल्म रिलीज होती थी तो कोशिश करते थे कि अगर उसकी तारीफ सुनी है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुआ करते थे लोगों के कि कतार लंबी है, गुत्थम गुत्था करना पड़ेगा, तो कई लोग गंजी पहन के सिर्फ जाते थे ताकि शर्ट ना फटे। गंजी फट भी गई तो कोई बात नहीं, तो यूं देखता रहा। लेकिन अगर गंभीर एक स्टूडेंट के रूप में, अगर मैं कहूँ सिनेमा के एक स्टूडेंट के रूप में, ये शुरुआत 90 के मध्य में हुई जब मैंने जामिया मिलिया में टीचिंग ज्वाइन किया और कुछ चीज़ें पढ़ी। तो वाकया यूं शुरू हुआ कि मुझे लगा कि एक बार देखा जाए कि आज़ादी के बाद से मुस्लिम कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में सिनेमा में क्या बदलाव आए हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं सिनेमा और समाज, तो सिनेमा ने समाज को प्रभावित किया या समाज के अलग अलग चरणों में, कभी ध्रुवीकरण, कभी एका, तो उस रूप में उस रिप्रेजेंटेशन को देखने की शुरुआत हुई। और उसके बाद लगा कि एक बार वर्ल्ड सिनेमा में देखूं कि कैसे, जैसे अरब्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या ब्लैक्स का क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। तो एक दुनियावी तौर पर भी अगर एक वर्ल्ड स्केल पे देखूं अलग अलग फिल्मों में, तो मुझे ये इंसाइट मिली कि जिसे हम कई दफ़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नेचुरल है, ऐसा तो होता ही है, तो वो चीज़ें उतनी नेचुरल नहीं हैं। उसको नेचुरल बनाने के पीछे एक प्रोडक्शन टीम होती है विच मेक्स यू लुक एट इट इन अ नेचुरल मैनर। तो वहाँ से शुरुआत हुई वर्ल्ड सिनेमा को भी देखने की। आप सिनेमा के इतने शौकीन हैं, आपकी बातचीत होती है मुंबई में जो लोग सिनेमा बनाते हैं उन लोगों से? हुई है, कई जो मित्र हैं, गाहे बगाहे मुलाकात भी हुई। कई लोग मित्र बने, जैसे पार्लियामेंट की किसी स्पीच के बाद बात हुई। वैसे लोग जो एक प्रगतिशील तेवर रखते हैं, जैसे मैं कहूँ महेश भट्ट साहब, उनसे फिर अनुभव सिन्हा जी से मुलाकात हुई इसी कमरे में। जख्म का पोस्टर है यहाँ। हाँ, जख्म का और पोस्टर उनका है। ऑटोग्राफ भी है। ऑटोग्राफ भी है। हाँ, तो मैंने, जख्म मेरी बहुत प्रिय फिल्म थी, क्योंकि अगर आप देखें जख्म का जो की पूरी कहानी है, वो 90 के हमारे उस दौर की कहानी है जिसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है और छू गई थी, कई दफ़ा देखा। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अगर इसका पोस्टर हो, तो उन्होंने भेजा। उसी तरह सुधीर मिश्रा जी की है अफवाह, मुझे बेहद पसंद आई थी, तो उन्होंने एक पोस्टर भेजा जो बाहर मेरे ऑफिस के लगा हुआ है, और बातचीत होती रहती है। कोई कैरेक्टर है ऐसा इतिहास का जिस पर आप चाहते हैं कि फिल्म बननी चाहिए, बनी नहीं है? सच कहूं, टोपी शुक्ला एक किताब है, बिल्कुल, राही राही मासूम मासूम रजा रजा। की। मैं चाहता हूं टोपी के किरदार पे फिल्म बननी चाहिए। इस देश को आज की डेट में इरफान और टोपी शुक्ला की दोस्ती की जरूरत है। इरफान नहीं, इरफान, इरफान, इरफान और टोपी शुक्ला। मैंने भी, मेरा ख्याल है काफी समय हो गया तब पढ़ी थी। अगर संसाधन होते हाँ। तो मैं किसी को आग्रह करता, आपका ये जो कोई सुन रहे होंगे, अगर उनमें से कोई कोशिश करे तो बेहद खुशी तो होगी। कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्में बन नहीं रही। हिंदुस्तान में भी फिल्म बन रही हैं और ऐतिहासिक चरित्रों पर बन रही है। बस ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया है अब उस राय के खिलाफ कोई राय देना जो अभी मुख्यधारा की राय मानी जाती है। ऐसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल हो रहा है। जैसे मैं कभी हाल का वाकया देखूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, और पटना विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली तक ऐसे शिक्षकों ने पढ़ाया हमें, जिन्होंने हमको सिर्फ रटंत विद्या नहीं दी, हमारे अंदर इंक्वायरी दी। चाहे वहाँ पटना में वीके ठाकुर थे, नंदी साहब थे, एक इतिहासकार उस दौर के थे ओम प्रकाश लाल। उन्होंने बड़ा सटीक विश्लेषण किया
औरंगजेब का दो तरह से। औरंगजेब उतना ही क्रूर था, या डिग्री ज्यादा हो सकती है, जितना कोई भी बादशाह राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा डेमोक्रेसी से तो चुन के आए नहीं थे, संसद को उत्तरदायित्व तो नहीं थे, मुखे कानून था, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। तो राजाओं में अच्छा राजा कहना वो सिर्फ होता है कि किसकी कहानी अच्छी लिख दी गई, किसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई उन्हीं के दरबार के लोगों ने। तो उन्होंने हमें से हमसे कहा था कि अगर आप दिल्ली से प्रयागराज इलाहाबाद तक जाएं तो आपको अधिकांश मंदिर जो मिलेंगे, कम से कम 70%, जिनके लैंड ग्रांट औरंगजेब के काल के हैं। ये एक तथ्य है। औरंगजेब क्रूर था, ये दूसरा तथ्य है। तो इतिहास को तथ्यों के आधार पर विश्लेषण हो, ये मुझको लगता है कि हमने आज की चुनौतियों को दरकिनार करके, आज की परेशानियां जो हैं इस देश की, उसको दरकिनार करके इतिहास के बासी पन्नों में हम उलझना और उलझाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं। सही है, लेकिन क्योंकि आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा की समझ रखते हैं, तो मुझे लगता है सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब कोई कमर्शियल फिल्म बनती है और वो चाहते हैं कि किसी ऐतिहासिक पात्र पर बने, तो दोनों पहलू दिखाना एक डॉक्यूमेंट्री बनाना ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कमर्शियल पहलू है किसी फिल्म का, फिर कहीं वो भी हर्ट हो सकता है। तो या तो ब्लैक है कोई, या एकदम वाइट है कोई। देखिए, कमर्शियल फिल्म अगर आप बनाते भी हैं, एक तो फिक्शनल चीजें अगर आप बनाते हैं तो उसको बनाइए, नोबडी स्टॉप्स यू। दुनिया में बहुत देशों में बने फिक्शनल चीजें। जो लड़ाइयां देश हार गए, उन लड़ाइयों को भी जीता हुआ उन्होंने कहा कि फिल्में बना ली। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उन फिल्मों के को इतिहास के साक्ष्य की तरह उनका प्रोमो किया जाता है। तब फिर क्या लगता है कि हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ जो लोग डील करते हैं, दे फील चीटेड। एविडेंस कुछ, जैसे अगर हिटलर रूबिकॉन नदी अगर सूख गई होती, सीजर ने रूबिकॉन ना क्रॉस किया होता, अब ये कल्पना की चीज है, क्लियोपेट्राज नोज, या आप कहिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये हो गया होता। और जैसे आपकी एक फिल्म का पोस्टर लगा है, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। हाँ, मतलब ये तमाम चीजें मैं कह रहा हूं जो नहीं हुआ, अगर वैसा होता। इनफैक्ट एक सीरीज और है इस पर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैन इन हाई कैसल करके कुछ है, जिसमें ये कल्पना है कि हिटलर जीत गया है। हिटलर जीत गया है। और कई है ना, व्हाट इफ करके कई सीरीज ऑफ बुक्स भी पब्लिश हुई। बिल्कुल। तो वो एकेडमिक इसके लिए, बल्कि इतिहास में एक धारा कहते हैं इसको, काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री। जो हुआ नहीं उसकी कल्पना करो। हमारे देश में मुश्किल क्या हो गई है ना, हिस्टोरियंस काउंटर फैक्चुअल नहीं हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस काउंटर फैक्चुअल हिस्टोरियन हो रहे हैं। और ये मुसीबत हो जाती है कि जब आप इतिहास के तथ्यों को कल्पना के आधार पर रख करके और असली इतिहास को झुठलाने की कोशिश करते हैं। फिल्मों के अलावा किताब भी आपका शौक है, शौक क्या पेशा भी है, उस पर बात करूंगा, पर पहले बता दीजिए 3 ऐसी फिल्में जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल सवाल है। 5, 6, 8, 1। बॉलीवुड या इधर, जो आप चाहें। एक तो मैं चाहूंगा, आपसे जिक्र भी कर रहा था बातचीत शुरू करने से पहले, फरहा फिलिस्तीन पे ये जरूर देखनी चाहिए। इसलिए भी देखनी चाहिए कि फिलिस्तीन को लेकर के महात्मा गांधी के वक्त से एक नजरिया इस देश का रहा है, उसमें थोड़ा धुंधलापन आया हो, वो नहीं आना चाहिए। 90 से, हाँ, 90 के बाद से बदलाव हुआ। और दुनिया बदली तो क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, उससे नहीं, आप पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पोजीशन लीजिए, लेकिन कोर ह्यूमैनिटेरियन पोजीशन जो है वो तो भारत की अब भी है। नहीं, मेरा मानना है कि गांधी में यह ताकत था कि फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना इंग्लैंड इंग्लिश का है। आज वो जुबान हम नहीं बोल पा रहे हैं। हम 2 नेशन स्टेट का जो सोल्यूशन था, वो जुबान तो मिडिल ईस्ट के वो देश भी नहीं बोल पा रहे हैं जो उनकी फिलिस्तीन के इर्द गिर्द हैं। वो उनमें से अधिकांश देशों की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी अमेरिका या तो निर्धारित करता है या अमेरिका से निर्धारित होता है। तो हमें उनसे कंपटीशन नहीं करना। नहीं तो प्रोफेसर साहब, क्या डिप्लोमेसी का ये फर्स्ट रूल नहीं है कि पहले अपने देश का हित देखें? फिलिस्तीन का नारा बुलंद करें, ठीक है, पर ये भी तो देखें कि इससे हमें क्या फायदा या नुकसान है साथ के साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना कि देश और देश का मिजाज तिजारत नहीं होती है। अगर आप याद करें, हमने दुनिया के
कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के पक्ष में अगर हम ना खड़े होते तो उनमें से कई देश आज़ाद ना होते। तो कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूँ, अभी पड़ोस में बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ, हम सबको पीड़ा हुई वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ जो हुआ। लेकिन मैंने सदन में एक बात कही कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा चरित्र का देश है, महासागर है। अगर हमारा अपना रिकॉर्ड अपने माइनॉरिटीज़ के लिए सही रहा होता तो हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कहते लर्न फ्रॉम अस, हमसे सीखो। हम ये कह पाने की स्थिति में नहीं है, और ये महासागर वाले चरित्र के वाले देश के लिए ठीक नहीं है। तो एक तो फरहा, जो मैंने कहा, फरहा एक ऐसी भटकेंगे हम इस बातचीत में। हाँ, मैं असल में क्या होता है ना कि जब आप कह देते हैं, एक तो मुझको लगता है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, वो ज़रूर देखना चाहिए लोगों को। तीसरा मैं कहूँगा कि एक, इससे मुझे क्या याद आई, होटल रवांडा भी हाँ है ना। हाँ 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 ठीक है। और एक तीसरी चीज़ फिल्म मैं बताना चाहता हूँ, ये 1968 के स्टूडेंट मूवमेंट पे थी। यकबाक याद नहीं आ रहा है। एक और मैं चाहूँगा कि वो टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट का, वो जिस पर आमिर खान ने एक फिल्म हाँ बना दी। हाँ। और हाल के दिनों में एक फिल्म देखी थी, वो भी कहिए वी फॉर वेंडेटा, वो भी फिल्म देखनी चाहिए। इसलिए भी देखनी चाहिए कि दुनिया के कई देशों में लोग अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, टोटलिटेरियनिज्म के खिलाफ आप लड़ते हैं या लड़ने की बात करते हैं। तो इस तरह की फिल्मों से आपको कई दफ़ा इंसाइट भी मिलती है। फिर मुझे ये बताइए, अब क्या करूं, मैं भटक ही गया हूं पूरी तरह। तो सवाल तो आपसे कुछ कम मैं भटका हुआ नहीं हूं। इतनी फिल्में वर्ल्ड वॉर पर हैं, है ना, इतनी फिल्में आपने कहा कि अधिनायकवाद पर बनी हैं, इतनी सारी फिल्में हैं जो बताती हैं समाज को, अगर समाज भटक गया तो क्या क्या होता है, दिखाने वाली बहुत सारी फिल्में। फिर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान इतना जो फिल्म देखने का शौकीन मुल्क है, और जिसमें वर्ल्ड सिनेमा भी खूब देखा जाता है, हम खूब देखते हैं, फिर ये बात रिफ्लेक्ट होती क्यों नहीं दिखती हमारे समाज में भी, कि हम कहें कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली बोलते हैं लोग, लेकिन नीचे समाज में आप सोशल मीडिया पढ़ेंगे, देखेंगे तो क्या, लड़ जाएं, भिड़ जाएं, खत्म कर दें एक ही बार में समूल नाश। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी कभी कभी, जैसे आपके अंदर इस सवाल में थोड़ा निराशा का तत्व था, वो हमारे अंदर भी आता है। हमें भी लगता है कि हो क्या रहा है भाई, मतलब इतनी घृणा, इतनी नफरत। एक क्रिकेट मैच को भी हमने, अगर आप क्रिकेट मैच को देखें तो उसकी शब्दावली युद्ध वाली हो गई है। मतलब यू आर नॉट प्लेइंग अ गेम, स्पोर्ट्स नहीं है, वो वॉर है। और देखिए, कमोबेश वही वॉर वोकेबुलरी हमारे चुनावों में आ गई है हमारी। तो इसको मैं फिर भी टेम्पररी फेज मानता हूँ। दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है। अभी आप देखिए, जब अपने से बहुत निराश हो तो अमेरिकन पॉलिटिक्स को देख लीजिए, वो हमसे इन दिनों 2-4 कदम आगे ही चल रहे हैं। ये एक फेज है। इस मामले में मैं ऑसवाल्ड स्पैंगलर को मानता हूँ। उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन और नेशंस की बात की थी। ये दौर जाएगा, इस दौर की अपनी ज़रूरतें थी, इस दौर के अपने माइलस्टोन इसने सेट कर लिए, और दुनिया के कई देशों में हुआ एक्सट्रीम किस्म का पोजीशन, घरों में, परिवार में, समाज में, और उसका रिफ्लेक्शन नेशनल पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन मेरा मानना है कि लाइक ऑल डार्क टनल्स, दिस टनल शैल ऑल्सो हैव एन एंड। रोशनी का सुराग मिलेगा, क्योंकि हम महज एक देश नहीं है। यूरोपियन मॉडल पे अगर आप कहें तो एक वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल रेसेस, और हम एक दिन का इतिहास नहीं है। तो हमें हमारी ऑबिचुअरी भी नहीं लिखी जा सकती आसानी से, हम ख़त्म भी नहीं होंगे। तो वक्त लेगा, और ये शायद ये होना था, ये विसंगति आनी थी, इसको डील करना होगा। आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, आपने क्या, आप जो मान रहे हैं कि देश या समाज इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है,
क्या आपके नज़दीक कोई उदाहरण है किसी देश में ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखा हो पहले कभी कि हुआ था जी वहाँ भी ऐसा? पूरी दुनिया जानती है, जर्मनी ने बहुत झेला। आप जर्मन जर्मनी लोग, से सीधी तुलना करते हैं कितनी नहीं, बार आप? तुलना नहीं कर रहा हूं इसको नितिन जी, तुलना मत मानिए। इतिहास में कहीं भी किसी भी जगह अगर कुछ होता है तो उसको ये मानिए कि उसके होने की दोबारा किसी भी जगह संभावना हो सकती है। वो कई फिलोसोफर्स ने भी कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, नॉट इन द सेम सेम शेप। आकार बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी, कालखंड बदल जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि जर्मनी में भी जब वो उभार आया, उसके पीछे कारण थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी के बाद इतनी इनह्यूमन ट्रीटमेंट जर्मनी के साथ की गई थी, वर्साय, हाँ। ट्रीटी ऑफ वर्साय, उससे एक एवरेज जर्मन फेल्ट इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड। हिटलर यूज्ड दैट सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन for his kind of politics and he was successful। और मैं एक बात और अक्सर कहता हूं, मैं आज रिपीट करूं, हिटलर ने एंटी ज्यूज जो ज्यूइश फीलिंग थी उसका आविष्कारक नहीं था। वो जर्मन समाज में सतह के नीचे था। उसने सतह कोड़ दी, खोद दिया और उसको सतह के ऊपर ला दिया। तो जनरल इकोनॉमिक डिप्रेशन लाइक कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, lack of faith in political structure, Treaty of Versailles humiliating conditions and this anti-Jewish thing, ये पूरा एक बैग बन गया। एंड हिटलर वॉज ऑल पावरफुल। मैं अक्सर कहता हूँ वो दौर था कि हिटलर के खिलाफ कोई सोचता भी नहीं था, सपने भी आते थे लोग तो सपना भुला जाते थे। आज उसी जर्मनी में नोबडी रिमेंबर्स हिम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम की कोई भी जो आइडियोलॉजी होती है उसका एक ड्यूरेशन होता है। वो उस कालखंड में समाज की संभवतः कुछ अदम्य इच्छाओं को एड्रेस करता होगा, लेकिन इट एंड्स। तो थोड़ा और खुलकर बताइए किस तरह का समाज बनने की तरफ हम जा रहे हैं आपकी दृष्टि में? देखिए, अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें सेंस ऑफ एलिनेशन बहुत है, अलगाव बहुत है, और धार्मिक अलगाव है, जातिगत अलगाव भी है। आप देखिए, जाति और धर्म के सवाल पर किस प्रकार का समाज हमने बना लिया। आज की डेट में मुस्लिम शब्द कहीं आता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। ये ऐसा नहीं है ना कि मुसलमान 20 वर्षों से हमारे साथ है। जब से हम अपने इतिहास को देख रहे हैं उनकी मौजूदगी रही है। और ये भी नहीं कहता हूं कि हमेशा स्वर्णिम काल था। झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, वैष्णव और शैव में नहीं होती थी। बल्कि अगर आप प्री 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी देखें तो जो दंगे का चित्रण है वो वैष्णव और शैव के बीच का है। वो हिंदू मुसलमान का कम है। मौतें जो होती थी, आपकी तो पीएचडी है ना इस विषय जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक परिस्थिति है ये इस देश के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है। दूसरा उदाहरण दूं, आप जब मेरे कमरे में आए होंगे, मैंने पार्लियामेंट में पहला बिल जो मैं लेके आया था वो था सैनिटेशन वर्कर्स पे। अभी आप बात कर रहे हैं, देश के किसी न किसी हिस्से में सीवर में उतर के किसी की मौत हुई होगी। हमें कोई फर्क इस क्यों नहीं पड़ता है आंकड़ा, क्योंकि वो उतरने वाले कुछ जाति समूह के। मैंने सदन में पूछा, 96% दे कम फ्रॉम द लोएस्ट स्ट्रेटा। तो उसके लिए हमको तकनीकी की चिंता नहीं है। उसके लिए हमको लगता है कि ये तो स्वाभाविक रूप से श्रम आपूर्ति हो रही है उस तबके से और हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूं ना कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सारी जो विसंगतियां हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जितनी जल्दी हम इसको रिजॉल्व करें उतना ही बेहतर है। आरक्षण का सवाल आता है, हर आदमी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब आप ये नहीं देखते हो कि ये, मैं बार बार कह चुका हूं, अब ये क्लिशे की तरह हो गया कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं थी।
ये रिप्रेजेंटेशन को लेकर के था। आर्टिकल 15 और 16 पर बहुत बहस हुई थी संविधान सभा में, अलग अलग नजरिए से लोगों ने देखा था, तब इसे ये आकार दिया था। तो जितनी जल्दी हम इन विसंगतियों को दूर कर लें, उतनी जल्दी एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, देश से पहले एक समाज के रूप में हमारी एकजुटता, और वो एकजुटता जो है ना, हिरार्की के साथ नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी नुमा हिरार्की है, मैं सबसे ऊपर हूं, तुम्हारे साथ हूं, एकजुट हूं, नहीं, कोई पायदान नहीं, उस प्रकार की चीजें विकसित होनी। अच्छा, आप असमान आय की बहुत बात करते हैं, काफ़ी बड़ी है डिस्पैरिटी, लेकिन इसके पहले आपने मुसलमान शब्द कहा कि, और आप बहुत खुलकर बोले हैं राज्यसभा में भी। मुझे एक प्रश्न मन में आया, ये सवाल ये है कि कल मैं देख रहा था कि कुछ फ़ोटोज़ तैर रहे थे सोशल मीडिया पर, जिसमें मोहम्मद शमी बोतल से कुछ पी रहे, पानी होगा या जो भी होगा पता नहीं। तो उसमें कुछ लोग इस तरह से पुश कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने जो है देश की ड्यूटी को पहले रखा, मज़हब का ख्याल नहीं किया, क्योंकि इन दिनों रमज़ान चल रहे हैं, तो इससे ये मुराद थी कि रोज़े पर नहीं है वो। तो देखिए साहब, खेलने के लिए उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। उसमें नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिनमें कुछ कह रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद शमी सच्चा देशभक्त है। कुछ लोग उसमें नीचे जो है ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रोज़ा तो रखा जाना चाहिए था। तो जो आप कह रहे थे कि लोग बहुत बटे हुए हैं, एलिनेशन है, लेकिन क्या ये सच है या सच नहीं है कि इस्लाम के साथ एक दृष्टि हमेशा वैश्विक रही है इस्लाम की? तो कभी कभी ये कॉन्ट्राडिक्शन की तरह उभरता है किसी भी मुसलमान के मामले में, जाहिर उन मुसलमान के मामले में भी जो बड़े पदों पर पहुंचे हैं, और उस मुसलमान के मामले में भी जो बड़े पदों पर नहीं है, कि नहीं साहब, इनकी देशभक्ति थोड़ी कम है क्योंकि इनका जो मजहब है वो एक ग्लोबल दृष्टि रखता है। कभी आपने इस तरफ सोचा तो होगा ही। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम्स को लेकर के 20 वर्ष पहले, या चलिए 25 वर्ष पहले, हमने इस तरह की चीजें नहीं सुनी थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि डिफरेंसेस नहीं थे, दंगे होते थे, लेकिन सुलह का एक डिफॉल्ट टेम्पलेट हुआ करता था। मुझे भी जिस मोहम्मद शमी की जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे भी लगा इतने क्रिकेट प्लेयर इंडिया में आए, रमजान में जब मैच होता है, कैसे संभव है किसी प्लेयर से कि वो रोजा रखे और तब खेले? ये संभव नहीं है। और जिनको रोजा और इस्लाम की समझ है वो ये भी जानते हैं कि कई तरह की रियायत है कि आप कब रखें, बाद में रख लें, ये कर लें, वो पूरा विमर्श कहाँ लाके रख दिया है, मेरे लिए वो चिंता का विषय है। जैसे मैं एक दिन फ्लाइट में जा रहा था, मैं आपको बताऊं, मुझे उस दिन बहुत कष्ट हुआ। ये कुछ साल पहले की बात कह रहा हूं। किंगफिशर चल रही थी उन दिनों, मुंबई में एक गांधी पे कोई कार्यक्रम था। कैप्टन किसी ने अनाउंस किया अपना नाम, सरफराज या कोई भी। मेरे बगल में 2 लोग बैठे थे, उन्हें मैं नहीं जानता था। उन्होंने कहा, डुबा मत देना यार, गिरा मत देना कहीं। ये नेचुरल जुबान होती जा रही है। कभी कल्पना हमने किया है कि इतनी बड़ी आबादी जो आपके बीच है, वो अगर एलिनेशन की शिकार रही, तो एक देश के रूप में हम कभी अपने को महफूज, अपने को सौहार्दपूर्ण, अपने को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार पाएंगे? नहीं। अब क्या हुआ है कि एक्सट्रीम रिएक्शन अगर एक कम्युनिटी में होता है, तो उसका दूसरी कम्युनिटी में उसी तरह प्रतिकार। दोनों ही कम्युनिटी में वो जुबान पसंद की जाने लगती है जो जुबान बांटती है, जो जुबान नफरत फैलाती है। आप अगर बहुत स्नेह प्यार की बात करते हैं, लाइक्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको गुस्सा है ना। आपका वीडियो ही लोग नहीं देखेंगे। जब कम्युनिटी में गुस्सा है तो गुस्से में कोई कुछ कहता है तो अपने करीब लगता है। असल में एक देश के रूप में हमने आक्रोश की हर मोहल्ले में नुमाइश लगा दी। आक्रोश, गुस्सा और डर, ये तीनों चीज एक साथ बिक रहा है। आक्रोश, जिसको मैं एंग्विश कहता हूं, गुस्सा जो थोड़ा प्रकट होता है, और भय जो दूसरों से होता है। तो ये तीनों चीज की दुकान गाहे बगाहे हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे। ये दुकानें जब तक बंद नहीं होंगी, और ये बंद कैसे होंगी? साझा कारोबार से,
समझना होगा एक दिन, एक दूसरे के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। पर यहाँ तो दोनों तरफ से ये बातें उठने दो- लगी हैं, बिल- इससे सामान मत खरीदो, अभी तो देख हाँ, रहा था वो कह रहे हैं इनसे मत खरीदो। मतलब कहाँ लेके आ गए हैं आप। मतलब अब आज की डेट में वो अपनी ईदगाह कहानी पढ़ी थी, बिल्कुल पड़ी। अब हमें पता भी है कि वो जो हामिद ने चिमटा खरीदा वो किसकी दुकान से खरीदा था, हाँ, ये तो नहीं पता। नहीं पता हमें मेले में कि गए थे। हामिद का चिमटा हम्म, आज भी उस कहानी को पढ़ने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद। प्रेमचंद को क्यों कैरेक्टर चाहिए था हामिद, चिमटा ही क्यों चाहिए था, दुकान कौन सी थी। लेकिन आज अगर प्रेमचंद होते तो उन्हें बताना पड़ता कि हामिद क्यों लिया, तुमको कोई शेखर नहीं मिला, ये परेशानी। मगर ये जो फॉल्ट लाइंस हैं जिसमें एक मजहब भी है और आगे चल के देखेंगे तो भाषा भी है, अभी भी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ बहुत चल रहा है, तो ये जो धर्म की फॉल्ट लाइन है, जब आपने कहा ऐसी बातें सुनते नहीं थे तो मुझे हैरानी हुई। ऐसी बातें हम क्यों नहीं सुनते थे, ये तो होती थी। जब खिलाफत आंदोलन हुआ उस वक्त भी होती थी, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान के जनक हो गए, वो तो खिलाफ ही थे खिलाफत आंदोलन के। उनका तो खुद का कहना था कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस देश में रहते हैं, वो हमें पहले एड्रेस करनी चाहिए, बजाय इसके कि तुर्की में कोई बैठा है मजहबी फिगर जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ हम जाएं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये प्रश्न अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने शायद अलग अलग नीयत से उठाया होगा, लेकिन और मैं किसी तरफ नहीं खड़ा हूँ, मैं केवल प्रश्न उछाल रहा हूँ आपकी तरफ, क्योंकि आप तारीख पढ़ते हैं कि ये कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है कि मुसलमान के लिए जस्टिफाई करना। क्योंकि देखिए कुछ तर्क ऐसे हैं दक्षिणपंथी खेमे से उठते हैं कि भाई इनकी पुण्य भूमि जो है मुसलमानों की तो अरब में है, तो आप कैसे ये स्वीकार कर लेंगे कि जब देश पर हमला होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये खड़े होंगे, और खड़े भी हैं तो मजबूरी में खड़े हैं। तो एक ऐसा माहौल तो बना ही दिया है सब बातें करके। देखिए, आप जो कह रहे हैं ये तो बचपने से हम लोगों ने सुना है, और मैं बात वही मैं कह रहा था। तब भी मैंने आपको एक बात कही थी कि झगड़े पहले भी थे, लेकिन डिफॉल्ट टेम्पलेट सुलह का था, वो डिफॉल्ट टेम्पलेट अब लूज हो रहा है। लेकिन आप ये बिल्कुल, ये कई दफा, असल में दिक्कत क्या है ना, अपने हिंदू धर्म को ही आप देखिए, उसके बाद मैं आऊंगा उस सवाल पे। किस तरह की एका हमने देखी है अपने धर्म में, जो समाज जातियों में इस प्रकार बटा हो, आज भी मैं कह रहा हूं, जब मैं विश्वविद्यालयों में एनएफएस की बात करता, वो एक हिंदू के रूप में लोगों को परेशान क्यों नहीं करती कि हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंटेशन से महरूम किया जा रहा है, वो परेशान नहीं करती है। तो जाहिर तौर पर एक माइंडसेट हमने विकसित किया है, और वो अभी भी, जिसको मैं ग्रामशी के शब्दों में कहूँ तो हेजिमेनिक ये है, वो कंट्रोल करता है। मुसलमानों ने तो कई बार परीक्षा दी। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, जब पाकिस्तान बना तो हिंदुओं के समक्ष विकल्प नहीं था कि इधर जाओगे या उधर जाओगे, मुसलमानों के समक्ष विकल्प था, चले जाएं, नहीं गए, एक बहुत बड़ी आबादी नहीं गई। और अभी तक आप देख लीजिए जितने युद्ध हमने लड़े, क्या भूमिका रही। 71 में जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, कौन सा मुल्क बट रहा था, पाकिस्तान बट रहा था, और लैंग्वेज के इशू पे और बहुत सारे और मुद्दों पर बांग्लादेश का जन्म हो रहा था। तो मुसलमानों की क्या भूमिका रही। असल में दिक्कत क्या है ना, हम ये उनकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल पूछ करके ना, हमने उनको पेरेनियल सस्पेक्ट बना दिया है, परपेचुअल सस्पेक्ट। मैं एक उदाहरण देता हूं, तभी तो ये पॉलिटिक्स भी नहीं आई थी, ये लोग हाशिए पे थे। एक पटना साइंस कॉलेज में हॉस्टल था, फैराडे हाउस। मैं वहां का छात्र नहीं था, लेकिन क्रिकेट मैच उस दिन देख रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। एक लड़का हमारे साथ था, इकबाल, फिजिक्स में था संभवतः। मैं देख रहा था कि 2-3 हमारे ही बीच के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के जब शॉट्स होते थे तो इकबाल की ओर कनखियों से देखते थे कि वो ताली पीट रहा है कि नहीं, या उसके चेहरे की खुशी। ये जो हमने, ये एक जो जिसको कहते हैं डेमोनाइजेशन, अदरिंग, दूसरा करण किया है ना, वो बहुत गहरे बैठ गया। मैं जानता हूं इकबाल सुनेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा,
कि मैंने उस बात का आज जिक्र किया है तकरीबन 38 साल बाद, लेकिन ये चीजें अब लेजिटिमाइज हो गई हैं। उस वक्त जो लोग कनखी से देख रहे थे ये खुल के आज बोलते हैं। खुल के बोल रहे हैं। तो ये जो फर्क आया है, ये फर्क आपको देखना होगा कि इस देश का मुसलमान क्यों दे अपने पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट? मैं दे रहा हूं क्या? मुझसे मांग रहे हो? मुझसे नहीं मांग रहे हो, मेरे सरनेम के कारण, मेरे नाम के कारण। और मुसलमान से मांग रहे हो उसके नाम और सरनेम के कारण। ये पूरी की पूरी सियासत, चाहे जासूसी करता हुआ किसी हाँ, भी धर्म का, कोई भी जाति धर्म का का निकला हो, है। तब आप चर्चा नहीं सुनोगे। लेकिन जैसे ही मतलब जासूसी तो छोड़ दो, रेप जैसी घटनाओं को हमने हाँ। मजहब के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। तो जिस बच्ची का रेप हुआ उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन समाज ये नहीं देख पा रहा है कि रेप को उस तरह से देखने में तुम बीमार दिख रहे हो। से जब आप किताब दिखाते हैं राज्यसभा में, जब कोट पढ़ते हैं उससे, और कई बार रिकमेंड करते हैं वहाँ खड़े होकर, बहुत कम नेता बचे हैं ऐसे जो कहते हैं कि ये वाली किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब मैं इनको दूंगा, अच्छा लगता है। पर ये बताइए कि इन्हीं किताबों को पढ़ते हुए क्या कभी आपको वाकई ये एहसास हुआ, जो आरोप लगता है कि अभी कुछ एक आध दशक पहले तक ये किताब एक खास नज़रिए से लिखी जाती रही, खासकर इतिहास की? देखिए, ये मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने हर तरह का इतिहास पढ़ा। हमारे इतिहास में कई सारे स्कूल्स थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जिनको कहते थे, मार्क्सिस्ट 47 हिस्टोरियन। से पहले भी थे। हाँ, 47 से पहले भी थे। 40 अब रजनी पामदत्त एकदम लिखते थे, तो उनका एक पूरा एक नज़रिया था आइडियोलॉजिकल। और मजुमदार लिखे। तो हमने ये सीखा कि हर धारा के इतिहास को पढ़ो और अपनी समझ विकसित करो। यही हमारे शिक्षकों ने भी हमें सिखाया, चाहे पटना में हो या फिर दिल्ली में हो। आज क्या हो रहा है ना कि आप उस जो नजरिए की विभिन्नता थी उसको खारिज करके, जो मैंने शुरुआती एक प्रश्न के जवाब में कहा था, काउंटर फैक्चुअल, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो क्या होता को आप तथ्य मान करके अगर इतिहास लिख रहे हैं तब दिक्कत होती है। जैसे आपने कहा किताब, कोई भी किताब जो मैंने पार्लियामेंट में दिखाई या दी, अभी हाल में ही नड्डा साहब को मैंने किताब दी, थैंक यू मिस्टर गांधी। वो कृष्ण कुमार जी की किताब थी, बेहद खूबसूरत। एक दोस्त के जीवन के संस्मरण को उन्होंने इतनी खूबसूरत माला बना दी, तो नड्डा साहब को मैंने दी। उसी तरह निर्मला जी को इनकम इनइक्वालिटी से संबंधित एक सवाल के जवाब में मैंने वो किताब दी कि इसको देखिएगा, एक फ्रेश इंसाइट मिलेगा। तो किताबों को वहाँ उद्धृत करने के पीछे एक पर्पस सिर्फ ये नहीं कि उस किताब की चर्चा हो, क्योंकि कई दफ़ा एक उदाहरण है किताब का आपको 20 और वाक्य बोलने से बचा लेता है। तो एक तरह से वो भी जैसे पोइट्री का जो काम काम है, कविता करती है कि दो लाइन बोले, मैसेज चला गया। तो वो कोशिश होती है। हाँ, दिक्कत फर्स्ट होता है कि कई दफ़ा जब लोग एक बहुत कंजर्वेटिव एकांगी नज़र से चीज़ों को देखते हैं, मैं तो कहता हूँ आप दक्षिणपंथी नज़र से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी देखो कि उसी विषय पर वामपंथ ने क्या कहा, उसी विषय पर बाकियों ने क्या कहा। जैसे हिस्ट्री में सबाल्टर्न स्कूल क्या कहता है, एनल्स स्कूल क्या कहता है, नेशनलिस्ट क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं। अगर आप किसी भी तथ्य का इतने नज़रिए से उसका विश्लेषण करेंगे तो पाठक को भी आसानी होगी कि कौन सा विश्लेषण ज़्यादा तथ्य पड़ा। ये तो ठीक है, ये तो मामला पढ़ने की तहजीब से जुड़ा है, जो हासिल करते करते इंसान को लगता है वक्त। लेकिन मैं जब ये सवाल पूछ रहा था तो मेरे दिमाग में वो लोग हैं जो अभी इतनी बारीकी में नहीं गए। तो जो किताब मुख्य धारा में थी, जो किताब स्कूलों में पढ़ाई गई, कॉलेजों में मिली, मैं उन किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनमें जो कुछ लिखा है क्या किसी खास नज़रिए से लिखा है। और अब ये भी जोड़ दूँ, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में उस खास नज़रिए से जुड़े भी रहे, तो कहीं इसलिए भी तो एक ये पक्षपात नहीं है मन में, कहीं इसलिए भी तो जस्टिफाई नहीं कर पाते। नितिन जी, मैं स्कूली फेज को तो याद करूंगा, तो स्कूली फेज में तो आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो चलचित्र की तरह लगता है, अमर चित्र कथा उस टाइप से कि कोई चीज़ बन। जैसे मुझे कल ही पूना जाना है, तो हम लोगों के घर में जैसे महाभारत रामायण की चर्चा होती थी, तो गांधी की किताब थी या नहीं, गांधी की वही छवि बनी हुई थी कि एक आदमी, कमज़ोर सा आदमी, लेकिन
सबसे बड़े ताकतवर को हिला के रख दिया, तो उसमें थोड़े रफ़ी के गानों का भी योगदान था, उस वक्त की फिल्मों का भी योगदान था। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, हमने उस नज़रिए को भी पॉलो फ्रेरे एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की। हम में से कई लोग, हमारे उस दशक के लोगों ने अपने को भी चैलेंज करने की कोशिश की। और ये मैं हाल में भी मैंने आर्टिकल भी एक लिखा, प्रिविलेज ऑफ बीइंग अपर कास्ट। कई सारी प्रिविलेज को लेकर के आए थे, इसलिए ये कहना कि उसी नजरिए, मैंने ये कहा कई दफे, मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर, और जब आप उस पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने उस सरनेम के साथ आते हैं, तो आपके पांव अगर डगमगाते हैं ना, तो पकड़ने वाले 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, लेकिन वो उनको हासिल नहीं है जो फर्स्ट टाइम लर्नर है, अपनी समुदाय से संभवतः पहली बार बाहर निकले हैं। तो है, आपकी बात में दम है कि हमने उसको कोशिश की और उसको चैलेंज भी किया कई दफा। जैसे मैं बताऊं कि गांधी, बाद में अम्बेडकर को पढ़ा, तो उन दोनों के डिफरेंसेस भी काफी जाने। और आज मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कहीं भी बातचीत में भी कि अब री इमेजिन करिए कि बापू, महात्मा गांधी, बाबा साहब पृथ्वी पर वापस आते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं महात्मा गांधी पूना पैक्ट को रिविजिट करेंगे, कहेंगे इसको नए सिरे से मुझे देखने की जरूरत है। और एक लाइटर टोन में ये भी कहता हूं, आज अगर वो होते तो अलायंस बना लेते। होते तो जेल में भी होते, कुछ लोग ये भी कहते हैं। जेल में होते। अभी हाल में ही संभवतः किसी ने कहा कि चुनाव नहीं जीत पाते। ये भी संभव है। हाँ, चुनाव तो हाँ, खैर, तो चुनाव तो शायद गांधी का संभव संभावना, जो हम अभी बात कर रहे थे सुधीर चंद्र की किताब, उसमें भी ये है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा तो मंडरा ही रहा था। और जैसा दौर था 47 का, उसमें ये बात तो ठीक है कि वो किसी एक खास समुदाय को कैटर तो कर नहीं रहे थे, तो ऐसा आदमी तो फिर चुनाव हारता। हाँ, तो क्या फिर सवाल नहीं उठता है डेमोक्रेसी के इस मॉडल पर? नहीं, वो तो मैं खुद सदन में भी उठा चुका हूँ। आपने सदन में ही इस पर सवाल उठाया? हाँ, सदन में उठाया हमने और कहा कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इतने सारे वाइसेस ने हमारी डेमोक्रेसी को चारों तरफ से घेर लिया, और सबसे बड़ा वाइस है ग्रिप ऑफ कैपिटल। पूंजी की गिरफ्त में हमारी सियासत है पूरी की पूरी, और पूंजी से अगर आज़ाद नहीं होगी तो कोई पूंजी नहीं बचेगी लोकतंत्र में। ये तो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी कहा था, एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव बहुत महंगा हो गया और ये डेमोक्रेसी के लिए हमेशा फिर खतरा है। पर मेरा वो प्रश्न, उसका जवाब अधूरा रह गया, क्या वाकई किताबों को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ रिविजिट, जैसे आप एनसीईआरटी की किताबें लीजिए। अच्छा, मैं खुल के कह दूँ, आप एक कम्युनिस्ट छात्र संस्था से जुड़े हुए थे, ऐसा है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिविलेज से आए, फिर आपने उससे झगड़ा किया अपनी उन धारणाओं से, फिर आप एक विचार के व्यक्ति हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि उन आरोप ये है कि ये किताबें उसी विचार से आ रही हैं। आप एक किताब मुझे बताएं। मुझे नहीं पता, सारी हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि सिलेबस में जो लगी थी उनमें आप हमेशा मुगलों को बेहतर लाइट में दिखाते रहे, ज़्यादा उनको पढ़ाते रहे, सल्तनत काल, मुगल काल। क्यों आप जो है गुप्त वंश पर ज़्यादा नज़र नहीं डालते थे? चेर, चोल, पांड्या, वो मानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को कम वहाँ पर जो है फुटेज मिला है ना, कम पन्ने मिले हैं। पता नहीं किसने कौन सी किताब पढ़ी है नितिन जी। आपने सुने नहीं आरोप? मैं आरोप सुना है, लेकिन मैंने तो सब पढ़ा है। हाँ, आपने इसलिए पढ़ा? नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूं। अच्छा, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जिस स्कूल, और मैं बिहार के सरकारी स्कूल में था भाई, सीबीएसई आईसीएसई में नहीं था। सरकारी स्कूल में हमें जो पढ़ाया गया, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी थी, उनकी किताबें पढ़ी हमने। तो चोल चेर नहीं छूटा हमसे, विजयनगर हमसे नहीं छूटा, और उतना नहीं है ना पर जितना मुगल है। नहीं, वो आप शिवाजी को कम। एक मिनट नितिन जी, स्पैन देखिए, रूलर्स का स्पैन भी तो होगा। हाँ, जाहिर है कि अगर कल को कोई इस दौर की, तो मोदी जी का 11वां साल है, जो 2 साल पीएम रहे, अगर उनके लिए 2 लाइन होगी तो मोदी जी के लिए 10 लाइन होगी, 2 पंचे 10,
तो कालखंड पे भी डिपेंड तो करता है। वीपी सिंह और चंद्रशेखर को तो थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, कम वही इंदिरा मोदी को ज्यादा पढ़ाएंगे। हाँ, ये मेरे कहने का आशय था कि उस संदर्भ में अगर आप देखें तो कभी के ठीक है। लोगों ने अपने हिसाब से चीजों को ग्रहण भी किया। आपको पता नहीं कि इस देश में छोटी छोटी चीजें जो हुई हैं और लोगों ने जो ज्ञान हासिल किया सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं, हाँ, अलग जो पब्लिशर्स से किताबें आती थी उनसे भी, जो कॉमिक बुक्स आते थे, कई लोगों ने इतिहास के कई नायकों को उसके माध्यम से जाना। छत्रसाल के बारे में मैंने एक पतले बुकलेट से छत्रसाल को समझा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं संभवतः तो वो गंभीर छात्र नहीं थे अपने जीवन में और उन्होंने कोशिश नहीं की। ठीक है, इसी का एक पूरक प्रश्न से जोड़ देता हूं कि औरंगजेब की जो एट्रोसिटीज थी जिस पर हम अभी बात भी कर रहे थे, जैसे सिख गुरु का कत्ल होना, जो छिपा हुआ तो है नहीं। चांदनी चौक पर जाएं तो गुरुद्वारा खड़ा है पूरा शीशगंज, है ना, सारी चीजें जो कि त्यों चौराहे पर ही सब कुछ है, वही म्यूजियम है, सब कुछ है। कुछ लोगों की शिकायत है जो अब बहुत जोर से बोल रहे हैं कि क्यों आखिर सिख इतिहास को भी जगह नहीं मिली। अगर आप औरंगजेब की नीति पढ़ा रहे थे तो उसकी हिंसा भी क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्या जर्मनी में हिटलर को दबा थोड़ी दिया गया है? हिटलर के बारे में तो पढ़ा जाता है, भले इस दृष्टि से पढ़ा जाता हो कि इस समय सीखना है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ अगर कोई दिक्कत वाली बात हुई भी है तो खुलकर बता दें, उनसे सीख लेंगे। नितिन जी, हमने तो सवाल हमारी परीक्षा में आया करते थे और औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, वर्णन करें। मैंने परीक्षा में लिखा। ऐसा तो नहीं कि नहीं बताया गया हमें। औरंगजेब क्रूर शासक था। देखिए, हर राजा महाराजा, मैंने शुरू में भी कहा था, राजा महाराजा लोकतांत्रिक संवेदनाओं पे नहीं चुने जाते थे, उनकी एक अलग पद्धति थी। तो राजाओं के बीच में अगर आप संत कबीर ढूंढने चलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, और वो ढूंढना भी नहीं चाहिए। संतों में संत कबीर ढूंढिए, तो वहां संतों में फिर वैसे महंत ना ढूंढिए, संत ढूंढिए तो कबीर ढूंढिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, औरंगजेब के बारे में किसी को नहीं पता था क्या? हमने तो सम्राट अशोक के बारे में भी पढ़ा, उनके भाई, उन्होंने अपने भाइयों का कत्ल किया, बाद में वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। तो हर पहलू लोगों के समक्ष होना चाहिए। और अगर ऐसा ना होता, अकबर के लिए, अब मैं बता रहा हूं, हम लोग कई दफा बात भी करते थे इस पर अपने कॉलेज के डेज में, कि अकबर वॉज ए नेशनल मोनार्क, एक्सप्लेन। और अगला सवाल होता था, राणा प्रताप वॉज ए नेशनल हीरो। लेकिन हमारे इतिहास में झगड़ा नहीं हुआ। हमने राणा प्रताप का भी इतिहास पढ़ा और अकबर का भी पढ़ा, और अकबर को, औरंगजेब को कहीं महान क्यों नहीं बताया गया? ये तो है, महान तो नहीं बताया गया, बल्कि मैं आपको बताऊं, बहुत कम, इतना डेमोनाइजेशन इस नाम का हुआ है कि आपके बहुत कम मुस्लिम बच्चे मिलेंगे जिनका नाम औरंगजेब हो। अच्छा, जैसे विभीषण कम नाम मिलेंगे बच्चों में। तैमूर तो अभी हाल में मुझे विभीषण मिल गए थे। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा, कम हो रहा है। अब तैमूर, एक नाम तो नहीं है तैमूर, बिल्कुल एक व्यक्ति तो नहीं है, कई होंगे। हाँ। मेरे नाम का कोई व्यक्ति मनोज, कातिल भी हो सकता है, एक अच्छा व्यक्ति, लेकिन मनोज इतना बड़ा कातिल कोई नहीं हुआ हिस्ट्री में कि जिसके नाम पर किताबें लिखी गई हो, पन्ने रचे गए, डॉक्यूमेंट्री बनी हो। वो मेरा कहना नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, कोई कुछ भी नाम रखे। हाँ। ऐसे तो अगर मैं ठीक हूँ, तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख था। हाँ, बिल्कुल। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमने, जो बार बार मैं कह रहा हूं, हमने बासी पन्नों में उलझने को अपनी प्रवृत्ति बना ली है। ये हमारी स्वाभाविक प्रकृति होती जा रही है। इस पे विराम नहीं लगाया ना तो हमेशा बासी पन्ने में ही रहेंगे, ताजा पन्ना हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी थोड़ी सी बात हुई, छूकर हम निकले वो डेमोक्रेसी वाली बात पर। आपने कहा कि ये जो पूंजी वाला मामला है उससे थोड़ी हर्ट होती है डेमोक्रेसी, मगर डेमोक्रेसी हर्ट इसके अलावा इस बात से भी तो होती है ना कि अगर आप डेमोक्रेटिक एक सेटअप चाहते हैं देश में, तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो। और भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ इतनी सारी पार्टियां हैं, 5-7 प्रमुख होंगी, एक में भी डेमोक्रेटिक सेटअप अंदर तो दिखाई देता नहीं है कम से कम। देखिए, मैं दूसरों की नहीं जानता हूँ नितिन जी, लेकिन मैं एक बात कहूँगा,
काश कि मैं आपको, कई लोग कहेंगे कि अरे ऐसे ही बोलने के लिए, आप कभी हमारी मीटिंग्स में आया करिए, मैं कभी बुलाऊंगा, खुल के बातचीत होती है। एक विषय पे हम 5 लोगों की अलग अलग राय होती है कि इस पे हमें ये पोजीशन लेना चाहिए, दूसरा कहेगा ना ये नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि कई दलों में ऐसा है, और मैं अपने दल का अनुभव है मुझको, इससे पहले तो कोई मेरा राजनीतिक दल के रूप में अनुभव नहीं था, स्टूडेंट एक्टिविज्म में था, लेकिन वहां भी जहां था वहां खुल के चर्चा होती थी, 4 बजे सुबह तक चर्चा होती थी। कई दफा तो ताज्जुब भी होता था, एक दिन चर्चा एक शब्द पे हुआ था कि ये शब्द रखा जाए या ना रखा जाए डॉक्यूमेंट में, और हमने उस शब्द को रखे या ना रखे जाने पे तकरीबन 10 घंटे की बहस की, फिर भी निर्णय नहीं ले पाए। ना, पॉलिटिशियंस को करना ही चाहिए, ये उनका काम है, प्रोफेसर्स को भी। मगर कभी आप आरजेडी के अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए, अब ये मत कहिएगा मेरी महत्वाकांक्षा है। नहीं 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 नहीं, अच्छी बात है। मेरा जवाब मुझे देने दीजिए। हाँ, मेरा जवाब मुझे डर ये है वो जवाब ना हो जो टेम्पलेट वाले हैं। मैं इसलिए वो नहीं होगा। हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल अलग जवाब होगा। ठीक है। मैं तमाम लोगों को, कई लोग मुझको कहते हैं आप अध्यक्ष बन पाएंगे, आप चुनाव, यूट्यूब लाइक से आप अध्यक्ष और उम्मीदवार नहीं बनते। सच है। यू आर ए गुड ओरेटर, दैट्स नॉट इवन ए क्वालिफिकेशन। आप किसी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है आपके पीछे वोटर्स का ट्रैक्शन कितना है, जो वोट ट्रांसलेट और ट्रांसफर करवा सके। वो मैं नहीं करवा सकता आज की परिस्थिति में, जो समाज का जो ढांचा है राजनीति का। तो वहां मैं ये आपका ये सवाल पूछना कि आप अध्यक्ष हो सकते हैं कि नहीं, वो बेमानी हो जाता है। आई एम इनकेपेबल, क्योंकि एक जो ताकत होनी चाहिए, चुनाव क्या है? जनता की ताकत है, वही लोकतंत्र का मूल है। और वो मूल में अगर मैं कारक के रूप में काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपनी उम्मीदवारी वहां क्यों देखूं? तो मेरा सवाल व्यक्ति मनोज झा से नहीं था। मेरा सवाल, अब चूंकि आपने अपनी पार्टी की बात की इसलिए पार्टी पर आए, नहीं तो मैं तो प्रोफेसर साहब से ही बात कर रहा था जी। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन तो आया नहीं है, हम तो लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं ना। पार्टियों के अंदर वो और पीछे जा रहा है। आप अपनी ही पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो व्यक्ति मनोज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे और भी व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। अकेले तेजस्वी यादव तो वोट नहीं ले रहे होंगे, बहुत सारे सांसद भी आपके पास, विधायक भी आपके पास। नहीं, लेकिन मैं इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, इस मामले में मेरी राय बहुत पुख्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, उसके बाद वोट तेजस्वी जी ला रहे। बाकी उम्मीदवार, अगर मैं उम्मीदवार हो जाऊं तो हो सकता है मैं अपने हिसाब से 20,000 वोट ले आऊं, बाकी वोट जो ट्रैक्शन का वोट है वो आएगा। लेकिन उससे आपकी सवाल की गंभीरता को देख के मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, ये सवाल और नीचे जाना चाहिए, और सवाल में दम है। एक परिवार के रूप में कितने हम लोकतांत्रिक? मोस्ट इंडियन फैमिलीज आर नॉट डेमोक्रेटिक। मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं, ये कितना पॉपुलरली लिया जाएगा, अनपॉपुलर होगा, मैं नहीं जानता। हमारे यहां डेमोक्रेसी जब तक एवरीडे लाइफ नहीं होगी, एवरीडे लाइफ से मेरा तात्पर्य है ये कहने का कि जब परिवार में सबसे छोटी इकाई है परिवार, उसमें अगर लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं होगा, स्त्री पुरुष के बीच में, बच्चों के साथ पिता, बच्चों के साथ माता का, एंड वाइस वर्सा, तब तक पूरा का पूरा जो आपकी संरचना है ना लोकतंत्र की, वो स्क्यूड रहेगी। तो आपको पार्टियों में भी कम दिखेगा। तो क्या पार्टी भी परिवार की तरह चलेगी? नहीं, वो नहीं, उदाहरण आप नहीं समझ पाए जो मैं कह रहा था। अच्छा, परिवार सबसे छोटा यूनिट, ठीक है, उसी से समाज बनता है। बिल्कुल ठीक। समाज के अंदर पार्टियां हैं, एक का दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए दुरुस्त करने का काम परिवार के लेवल से ही शुरू करना होगा, ये मेरा मानना है। अब ये तो आपने भारी काम दे दिया ना समाज के हर परिवार को। काम तो पार्टी तब तक बची रहेगी। नहीं, काम बहुत है परिवार को, मैं बता रहा हूं। इस सारी की सारी चीजें, ये जो हम आज्ञाकारिता सिखाते हैं ना, उसमें भी थोड़ा रिबेलियन सिखाना होगा बच्चों को भी, वो हम नहीं सिखाते हैं। स्कूल, बच्चा उसके बाद परिवार से स्कूल जाता है, तो आप स्कूल में कहते हैं बी ए वेरी गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट कौन है? जो टीचर को कॉपी कर लेता है, टीचर की इमेज में आ जाता है।
अच्छा सवाल पूछने वाले को आप पुरस्कृत नहीं करते हैं, बढ़िया उत्तर लिखने वाले को पुरस्कृत करते हैं। तो सवाल पूछने की तहजीब का, संस्कृति का खात्मा हो रहा। मैं उस संदर्भ में ये कह रहा इससे मैं सहमत हूँ। भला अभी जब हम एक शहर में बैठे हैं, कौन असहमत होगा? मतलब अब तो वैसे भी से सेलिब्रेट किया जाता है कि आपने बीटेक किया और उसके बाद आपने कुछ ऐसा काम चुना जो लगे कि इसमें आपने अपने मन से किया है, वो ठीक बात है। मगर मेरा जो प्रश्न था, आपको भी पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप यादव परिवार के ही किसी व्यक्ति को बनाइए अध्यक्ष, उत्तराधिकार की राजनीति आप भी जीवित रखिए, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कम से कम चुनाव तो हों। कांग्रेस का बहुत उदाहरण देते हैं, नेहरू का भी उदाहरण देते हैं। इनफैक्ट इस बात की आपकी तारीफ होनी चाहिए कि शायद कांग्रेस के पास भी इतना अच्छा वकील नहीं है जितना अच्छा नेहरू का वकील आप हैं। और आप ठीक ही तर्क देते हैं उसमें कि नेहरू डेमोक्रेटिक थे, अपने ही खिलाफ कई बार लिख लेते थे। मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में नेहरू को लेकर क्या फिर सोच विचार है? नहीं, मैं आपको करें एक, वो एक भी? बात कहूं। हाँ। अभी आपने कहा मेरी पार्टी का हाँ। चुनाव, अभी हमारा संगठन चुनाव चल रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, बाकायदा बैलेट पेपर पे डिस्ट्रिक्ट यूनिट में जाता है और वहां के प्रभारी नियुक्त होते हैं। उन प्रभारियों का फिर राज्य कार्यालय में होता है, फिर राज्य कार्यालय केंद्रीय कार्यालय का। तो ये कहना, मैं इसलिए कहता हूं कि एक बार हम जैसी पार्टियों पर भी आप लोगों की नजर आए, कि आप ट्रैवल करिए मेरे साथ, अब हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स देखिए, हमारा सांगठनिक चुनाव देखिए, आपको ये पता चलेगा कि एक जो कॉमन परसेप्शन है वो कितना मिथ्या है। तो ये ट्रांसपेरेंसी लानी भी हमारी पार्टियों का ही काम है ना। एक नागरिक के तौर पर हम तो मांग नहीं कर सकते, मगर पार्टियों को ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए कि आइए देखिए हम किस तरह से अपना नेता चुनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही फेस है, इस पे चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल उसी को आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। पर तेजस्वी यादव जो ये अधिकार रखते हैं, है ना, ये भी तो प्रिविलेज का मामला है ना। नहीं, फिर देखिए, मैं प्रिविलेज, जब आप अपने प्रिविलेज पे आते हैं तो आप बहुत अच्छी नहीं, बात नहीं, कर नहीं, रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। हाँ कई नेताओं के बच्चे आए हाँ, राजनीति में, सही है, कुछ टिक गए, सही बात, कुछ खत्म हो गए। ठीक है। तेजस्वी जब राजनीति में आए थे, मैं था वहां। राघोपुर का कैंपेन, वन ऑफ द टफेस्ट कैंपेन फॉर हिम, दैट वाज 2015। जब वो चुनाव वहां से जीते और अपना ही सिर्फ नहीं देखा, कम से कम 30-40 और कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने कवर किया, नतीजा पक्ष में आया। देखिए, ये जो उत्तराधिकार, ये शब्द लोकतंत्र के लिए उचित भी नहीं है, बिल्कुल खराब है। हाँ, बिल्कुल खराब है। तो तेजस्वी जी को ताजपोशी नहीं की लालू जी ने, पीपल वॉच्ड हिम। 15-20 में लालू जी तो नहीं थे, फिजिकली भी नहीं थे साथ में। पूरा कैंपेन लोग चाहते तो खारिज कर देते, नहीं किया खारिज, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि ये जो एक टिपिकल एकेडमिक डिस्कशन के लिए होता है, और मैं कहता हूं कि पूरा दक्षिण एशिया देखिए, दक्षिण एशिया में कुछ ऐसा है बाकी दुनिया से अलग, हालांकि वहां भी अमेरिका में भी हाँ, है, वही मैं सब कैनेडी जगह है, कह ही रहा था, कैनेडी है, बुश है, क्लिंटन हैं, सब हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बार इफ यू गेट द अफर्मेशन ऑफ द पीपल, पॉपुलर सपोर्ट, क्योंकि कई उत्तराधिकारी तो असफल हो गए। तो फिर मैं इसे अगर ऐसे समझूं सर, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, एक्टर पुत्र की फिल्म आ रही है फ्राइडे को, या किसी नेता पुत्र को टिकट तो मिल गया और वो रिजल्ट आने वाला है, तब तक हम उसे इसलिए बर्दाश्त तो कर ही लें कि देखे इतना तो चलता है, जब रिजल्ट आएगा फिर उसे जो अप्रूवल मिलेगा उसके बाद इसलिए कर लें क्योंकि अप्रूवल मिल गया। ये इतना आसान क्यों मिलता है? नहीं, इतना सहज नहीं है। आप मुझे रोक दीजिएगा जब आपको लगे कि नहीं ये ज्यादा नहीं, है ना। मैं आज तक के अपने इतिहास में मैंने कभी भी इंटरव्यू में ये तय नहीं किया कि मैं किस पर बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, मैं हर चीज पे बोलूंगा। मैं सिर्फ आपसे जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं एकदम सही क्या, और इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं है कि फंसा के और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नितिन जी, कौन फंसाएगा आपको वैसे भी? कि हम सब अपने अपनी शब्दावली के कैद में भी रहते हैं। सच है। वो शब्दों का एक ऐसा पिंजड़ा हमने अपने लिए भी बना लिया है कि हम उसी में सोचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहा फ्राइडे की फिल्म का, ऐसे चीजें तय नहीं होती है लोक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। मैं आपको बता रहा हूं, नाम लेना उचित नहीं होगा, कई बड़े बड़े नेताओं के बेटे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए, लोगों ने खारिज कर दिया। लेकिन जहां लोग संभावना देखते हैं,
कि राजनीति में क्या है ना कि संभावना अगर एक व्यक्ति के अंदर इस रूप में देख रहे हैं तो लोग ये भी संभावना देखते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ ना अपना चुनाव जीतने में सक्षम है बल्कि सैकड़ा और को जितवाने में सक्षम है। ये संभावना लोगों ने तेजस्वी में देख ली। अब हमारे आलोचक से तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि वो कसीदे पढ़ें, तारीफ में फूल गान। जाहिर है दे आर क्रिटिक, दे लुक फॉर समथिंग। नहीं, उनके में तो खुद भी हाँ, आपकी जगह कोई भाजपा या कांग्रेस का व्यक्ति नहीं होता है अब मैं इसलिए फिर कहा ये कि प्रश्न तो नहीं, तब भी बना ही रहता। नहीं कोई मैं तय नहीं है ओपन हूँ। बस मैंने इस सवाल का आपको, जैसे आप राहुल आप गांधी, मुझे, मैं टोक कर आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे ना एक व्यवहारिक पक्ष दिखा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और हम भी 1.5 दशक से मैं भी कॉन्शियसली चुनाव देखता हूँ, तो मुझे मालूम है जो आप कह रहे हैं। मगर यहाँ आज एक प्रोफेसर से बात सैद्धांतिक पक्षों पर कर रहा हूँ मैं। सिद्धांत रूप में तो आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी उस रूप में नहीं है जिस रूप में सोची गई होगी जब संविधान बन रहा था? अगर मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, अगर आप इन जनरल कर रहे हैं, इन जनरल ही बात इन कर रहा था जनरल मैं कर पहले रहे हैं, भी। तो मेरा मानना है कि इस मुद्दे पे मेनी स्टेप्स हैव टू बी टेकन। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआत परिवार से भी होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो, स्कूल सिस्टम में भी हो, कि हमारे स्कूल्स कितने डेमोक्रेटिक हैं। क्योंकि ये नहीं होगा कि व्हाइट हाउस में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, यहाँ अपने संसद भवन में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एट होम यू आर थॉरली अनडेमोक्रेटिक। ये नहीं है, ये विसंगति को जन्म देता है। कुछ साल पहले किताब आई थी, मेरा ख्याल है ट्रम्प, हाँ, अपना उस वक्त चुनाव जो है हार गए थे। उसमें ये किताब बताती थी, मेरा ख्याल है उसका नाम था हाउ डेमोक्रेसी डाइज वगैरह कुछ नाम था। और वो इस्तेमाल कुरान की थी, हाउ जिन्होंने वाटर गेट खोला था शायद वो भी उसमें एक को ऑथर थे, मे बी। खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं वो अपने जो प्रत्याशी चुनने के तरीके हैं उनमें लगातार बदलाव करते हैं, कुछ फिल्टर्स लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक डेमोक्रेसी हमारे अंदर होनी चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे लूपहोल्स की वजह से चुनकर ना निकल जाए कि फिर पूरे देश को भारी पड़े या अमेरिका के मामले पूरी दुनिया को भारी पड़े। ये क्या हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों में कभी कहीं आपने इस तरह की कोई बेचैनी, सोच, चिंता देखी है? नितिन जी देखिए, अगर मतलब मैं अमेरिकन मॉडल अलग है, बिल्कुल। एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, उनकी प्राइमरीज का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है और हमारा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। हमको देखने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि जब 52 में इस देश में पहला चुनाव हो रहा था तो सबसे बड़ा नेता जो उस वक्त का था उसने भी हजारों किलोमीटर बैलगाड़ी से चल करके वोट मांगने गए थे। अच्छा। उस रूप में नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बेचैनी तो है। आप ही देखिए कि नए नॉर्म्स तलाश करना कैंडिडेट सिलेक्शन के, चॉइस ऑफ कैंडिडेट का, और बदलाव भी हुआ है क्योंकि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है सारी पॉलिटिकल पार्टीज में टुवर्ड्स यंगर फेसेस। और वो अपने आप में, जब आप यंगर फेस कहते हैं ना, तो सिर्फ चेहरे का बदलाव नहीं है, वो नवीनतम चीजें जो एक फ्रेश फेस लेके आता है, चाहे वो वैचारिकता का हो या प्रतिबद्धताओं का हो, वो बदलाव अपने यहाँ भी हो रहा है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड जिसको कहते हैं बहुत संगठित प्रयास इसके लिए अभी तक हुए हों तो वो मुझको लगता है कि अपनी पूरी प्रणाली में भी हम लोगों को बदलाव लाना होगा। बल्कि संसद में थोड़ी इस पर चर्चा करके कुछ जिसको हम कहते हैं कि सिस्टमिक चेंजेस भी करने होंगे जिसका असर पॉलिटिकल पार्टीज पर पड़े। इनफैक्ट जब आप चेहरे बदलने की बात कह रहे हैं, नए चेहरे की, मेरे दिमाग में आप राज्यसभा में खड़े हुए नजर आए अभी और मन में ये प्रश्न उठा कि मुद्दे तो वही पुराने हैं, लेकिन ये नए चेहरे एआई पर उस तरह का डिस्कशन तो नहीं करते जिस तरह का डिस्कशन समाज में हो रहा है। ये नए चेहरे LGBTQ के बारे में उस तरह खुलकर बात तो संसद में कभी नहीं करते दिखते मुझे। एक आध सांसद अलग है, अपवाद है, थरूर जैसे, कभी नहीं दिखे मुझे। इसी तरह से जिस तरह का कंटेंट आ रहा है जिस पर इतनी बात हो रही है, कभी नहीं दिखते मुझे। तो जब आप संसद देखते हैं, मतलब मैं एक यूथ के नजर से कह रहा हूँ, तो उसमें आप जैसे एक दो चेहरे दिखते भी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम सुने, लेकिन आप समेत नए मुद्दे कोई भी सांसद उठाता या बात करता हमें दिखता नहीं। देखिए, वो मुझको लगता है कि थोड़ा है
वो दिक्कतें हैं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सिस्टमिक, उन पर हमें, जैसे LGBTQ, मैं आप कुछ प्रश्नोत्तरी देख लीजिएगा। अभी उस समय की जो मिनिस्टर थी वो बिला वजह नाराज हो गई, मुझको समझाने लगी कि मुझको जानकारी नहीं है। वो मेरा सवाल मैं भेज दूंगा, आप उसको शो में जरूर देख लीजिएगा। तो कई चीज़ों में ना एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सांसदों को भी ये नहीं कि वो पहुंच गए तो वो फुल एंड फाइनल है, हो गया बस, वो नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि एवरी डे इज ए लर्निंग प्रोसेस। हम में से कई लोगों ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया। अब इतनी सारी चीजें नई हो रही हैं, अगर आपने आंख नाक कान बंद कर लिए तो आप इवॉल्व नहीं कर सकते। आपको AI को देखना होगा, भी जितनी सारी चीजें हैं, क्लाउड्स की चीजें हो रही हैं, उसकी बात करनी होगी आपको। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो सीखिए। और मुझे है कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं संसद में कि जिसका उपयोग किया जा सके, लेकिन अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं करते। वही कि चेहरे भले ही बदल जाएं, लेकिन यूथ, मैं बताना चाहता हूँ मतलब एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं, कि कभी अपने साथियों को बताइएगा कि कई बार संसद की कार्रवाई यूथ के लिए इसलिए भी बोझिल होती है क्योंकि उनके जो मुद्दे, वो जो समझते हैं हमारे मुद्दे हैं, उन पर कोई चर्चा तक नहीं है। बिल्कुल सही, वही ट्रेडिशनल मुद्दे हैं। अच्छा, वैसे वो माइक बंद भी होता है क्या संसद में? जैसा आरोप लगता है कि बार कि स्पीकर साहब ने बंद करा लिया हो, मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं वहाँ। नहीं नई संसद भी अब तो होता है। देखिए, कुछ चीजें तो हमें तय करनी होंगी। माइक बंद होता है, माइक का कंट्रोल कहीं होता है, और जाहिर है कि माइक का कंट्रोल कभी कभी ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है कि मन में शक और शुबहा होता है। अब जैसे मैं पुरानी संसद के कुछ स्पीचेस देख रहा था, तो CPI के थे एक हिरेन मुखर्जी, मेरे बड़े प्रिय, मतलब कभी देखा नहीं, मिला नहीं, उनकी मौत बहुत पहले हो गई, लेकिन उनके स्पीच को मैं हमेशा एक कॉपी रखता हूँ अपने पास। तो उनकी पार्टी छोटी थी उस वक्त भी, बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं थे, लेकिन वक्त की पाबंदी जिस रूप में आज चलती है कि आप बैठ जाइए, आपका योर टाइम इज़ ओवर, ये उस वक्त नहीं था। हमें लगता है उसका कारण हुआ कि सिटिंग्स भी कम होती गई हैं पार्लियामेंट की क्रमशः। उस पर भी सोचना होगा प्रोडक्टिविटी को देखते हुए कि हमारे सामने जिस तरह के चैलेंज हैं, क्यों नहीं हम साल में 120 दिन कंपलसरी संसद बैठे, 240 दिन बाकी काम, 120 दिन जरूर बैठे। अगर वो सब पद्धति आएगी तो शायद हम बेहतर कर पाए। आपको समय क्यों कम पड़ जाता है हर बार? देखिए, मेरी पार्टी का राज्यसभा में हम 5 हैं, लोकसभा में 4 हुए, तो स्ट्रेंथ हमारी पार्टी का 5 के हिसाब से राज्यसभा में तय होगा। ड्यूरेशन उसी हिसाब से मिलता है, बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसे उसी बढ़ता हिसाब है से समय। मिलता है। और इसमें एक छोटी पार्टी से, जैसे अब अक्सर मैं छोटी पार्टी से हूँ, तो आप मुझको किसी विषय पर कहेंगे मैं छोटी पार्टी से हूँ, लेकिन मेरी पार्टी का सरोकार तो हो सकता है ना। अगर अमेरिका से लोग हथकड़ी लगा के यहाँ भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो रीजनल पार्टी उससे कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है। ये मैं समझता हूँ कई सारे माइंडसेट्स हैं। अरे इनफैक्ट पार्लियामेंट राज्यसभा की- बनी इसलिए हाँ, कि आप राज्यों के मुद्दे उठाएंगे, और ऐसे इसको- मुद्दे जो लोकसभा में नहीं उठ रहे हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसलिए कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें फेरबदल की, तब्दीलियों की जरूरत है। हमारे यहाँ उस तरह के बहुत सारे चेंजेस नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि संसद के स्तर पर भी नहीं है। कुछ चेंजेस देखिए हुए हैं, हमें नहीं पता लेकिन क्या लेकिन फिर भी नितिन जी, हमारा प्रोग्रेस टुवर्ड्स चेंज इज लिटिल स्लो। चलिए, इमारत तो जल्दी बन गई, लेकिन हाँ, उनमें होने वाले बदलाव देखिए, थोड़ा सा धीमे हैं। सबसे आसान होता है इमारत बनाना अच्छा, और सबसे मुश्किल है उस इमारत के अंदर इबारत लिखना। ये तो है। ये मैं बाहर जब आया था तो मैंने देखा नेहरू, गांधी, अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, यहाँ पेरियार हैं अगर मैं ठीक हूँ। हाँ, अंबेडकर, हाँ, हाँ, और ये चिंतक, नाम कोई नहीं, चिंतक। हाँ, क्योंकि हाँ, मुझे तो सुकरात भी नहीं लग रहे हैं। नहीं चिंतक। ये एक ऐसा डब्बा नहीं है जैसे कोई बच्चा जैसे खिलौना वो खिलौने का डब्बा खोलता है, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप के खिलौने निकलते हैं, या अलग अलग तरह के विचार। इसके बीच में मनोज जी किधर खड़े हैं? मैं एक बात आपको बताऊं, ये सिर्फ हास्य के लिए नहीं, लाइटर नोट के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा मानना है, मैंने जितना बाबा साहब पढ़ा,
गांधी पढ़ा, नेहरू पढ़ा। मेरा मानना है कि उनके मतभेदों की का विमर्श होता है। अब उनके मतभेद 1950-48 में थे। उस वक्त की चुनौतियां अलग थी, उस वक्त का माहौल अलग था। वो तीनों तस्वीर अंबेडकर, गांधी और नेहरू एक साथ इसलिए है कि एक सांकेतिक उसमें एक चिंतन है कि अगर ये तीनों वापस आ जाएं इस पृथ्वी पर तो एक प्रगतिशील मोर्चा बना लेंगे, गांधी, अंबेडकर, नेहरू मिल करके। उस संदर्भ में वो फोटोग्राफ मैंने सांकेतिक तौर पे लगाया। एक प्रश्न था जो मैं लिख के लाया था, वो ये था कि कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति से आप मिलना चाहेंगे। आपने तीनों बुला लिया वैसे, जिससे इच्छा है कि इससे मिल जाते, मुलाकात होती, बात होती। इसको मैं इन तीनों से विलग बोलूं? हाँ प्लीज। राही मासूम रजा से मिल नहीं पाया कभी। वाह 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 वाह। सीरियल महाभारत के संवाद लेखक, कटरा बी आरजू, आपने बताया टोपी शुक्ला, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद। आपके फिर अगर मैं मानूं तो फेवरेट उपन्यासकार भी वही होंगे। हाँ, राही मासूम। उपन्यासकार ही नहीं, उनको मैं अपनी जिंदगी का फिलोसोफर भी मानूंगा। कभी मिला नहीं, लेकिन उनकी किताबों ने मेरी दिशा बदली है। आप ये किताबें जब बिहार में तब पढ़ रहे थे? हाँ, वही, क्योंकि हमारे जो नॉस्टैल्जिया के हिस्से होते हैं उनसे हम ज्यादा मिलना चाहते हैं। +2 के बाद से। हाँ, और तभी से, बल्कि जो मैंने PhD की जिस विषय पे की, दामों पे, राइट्स, उसमें भी इन्हीं की किताबों का योगदान। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रेरणा वहीं से मिली कि मुझे इस पे कुछ करना चाहिए। आपका प्रेम पुराने विज्ञापनों के प्रति भी बहुत है ना? अब तो ये देखने को नहीं मिलते होंगे आपको, YouTube पर भी शायद नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब तो विज्ञापनों का पूरा तौर तरीका भी बदल गया। असल में क्या था ना कि हम लोग विजुअल मीडियम वाले उस दौर के थे, जहाँ प्रिंट, अखबार, पत्रिकाएं भी अलग हुआ करती थी। अब तो वो पत्रिकाएं बंद भी हो गई। सारिका, धर्मयुग, क्रिकेट में दिलचस्पी थी तो क्रिकेट स्टार, क्रिकेट सम्राट, क्रिकेट टुडे, क्रिकेट भारती, शायद वो भी आती थी ना। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप कई बार बोलते हैं जाति की बात, आप अपना भी क्रिटिसाइज करते हैं इस मामले में, लेकिन एक बात बताइए मुझे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरनेम हटा देने चाहिए, आप खाली अपने नाम के साथ रहिए। कुछ कहते हैं कि यार ये बस एक प्रतीक भर है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। मुझे ये पूछना है कि अगर सरनेम हटाने की बात मान भी ली जाए तो क्या इसे एक बहुत ही सीरियस इनिशिएटिव के तौर पर लिया जा सकता है? मैं नहीं मानता। देखिए, एक्चुअली कास्ट इतना अंदर घुसा पड़ा है ना हमारे अंदर, वो सरनेम हटाने भर से नहीं हुआ। क्योंकि इस समाज की हकीकत ये है कि ट्रेन में आप बैठते हैं तो आपका नाम पूछा जाता है। मैं कई दफ़ा मनोज बोलता था तो देखता था कि लोग गुमसुम हो जाते। फिर 10 मिनट बाद पिता के बारे में पूछा, पिता का नाम बोलिए, पिता के नाम से नहीं, दादा का नाम पूछे, फिर गांव पूछा कि गांव से कहीं तक पहुंचा जाए। एक वाकया मैं बताना चाहूँगा। मैं जामिया मिलिया में पढ़ाता था और वैशाली एक्सप्रेस से घर जा रहा था, तो घुसा था तो मेरे साथ जामिया के कुछ लोग मुझको छोड़ने आए थे, मेरे कलीग थे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी थे। तो सामने वाले व्यक्ति ने जब मुझको देखा, और संभवतः ठंड का वक्त था, तो मैंने वो कैप लगाई थी, फैज कैप, तो चुप से हो गए और पूछे हाँ कहाँ के थे? जामिया। तो उन्होंने अपना परिवार को एक तरफ, लोअर बर्थ दोनों था, तो उधर। थोड़ी देर बाद मेरी माँ से मेरी बातचीत हो रही थी, तो बातचीत से उनको कुछ लगा। सर आपका नाम? तो मैंने कहा मनोज। हे महाराज, हम तो समझ रहे थे अपना आदमी है। मतलब आप ये सोचिए सही बात कि इतनी पड़ताल होती है कि तो उसमें सरनेम छुपाने, इससे नहीं, पूरी व्यवस्था को एक ऐसी लड़ाई में तब्दील करना होगा। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 70-75 वर्षों में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई होनी चाहिए थी, कास्ट हिरार्की की, पोल्यूशन प्योरिटी के खिलाफ, वो हुई नहीं। और हाल के दिनों में तो उसने तो और भी नए गढ़ तलाश लिए, नए मठ बना लिए। आपके लिए सबसे पवित्र किताब आई है संविधान है जी। वो कौन सा संविधान होगा जो आपको लगेगा कि ये मुझे स्वीकार्य नहीं है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस संविधान में बहुत संशोधन हुए हैं,
और आज बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि ये संविधान जो है इसी के हम शरणागत हैं, इस संविधान से देश चलना चाहिए, ये संविधान ही सबसे आगे होना चाहिए। सही बात है, लेकिन संविधान तो संशोधित भी होता है। क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मनोज झा उस संविधान के भी खिलाफ खड़े हों यदि उसमें कुछ ऐसे संशोधन हो जाएं जो उन्हें पसंद नहीं है? नहीं, देखिए, सवाल मेरे व्यक्तिगत ऐसी जिज्ञासा है नहीं, मुझे। मैं हाँ, आपको बताऊं, हाँ। अगर हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो जाए हम्म, जिसमें हुआ है। सोशलिस्ट, हाँ, हाँ, सोशलिस्ट, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और सोशल जस्टिस, सामाजिक फ्रीडम, न्याय। इक्वालिटी, अगर ये सारी चीजें बदल दी जाएंगी तो वो मुझे अपना संविधान नहीं दिखेगा। लेकिन इनमें से कुछ तो इमरजेंसी में ही आया। नहीं, इमरजेंसी में उसका शब्दीकरण हुआ। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि संविधान सभा की बैठकों को पढ़िए। इमरजेंसी के दौरान उसको सिर्फ उसके जो भाव अंतर्निहित थे उसको शब्द दिए गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हाँ, बाद में लोग गए इसके यस, खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाँ कि वो जिसने और भी, सरकारें बाद में चाहती तो बदल ही सकती थी। मैंने कह रहा हूं कि जिसने भी उस संविधान सभा की बैठकों है, को पढ़ा है ठीक है। वो मानेगा कि उसमें सिर्फ शब्द जोड़े गए इमरजेंसी के दौरान, लेकिन जो प्रियम्बल है, निर्देशिका, अगर उसमें हिंसक छेड़छाड़ हुई तो जाहिर है फिर कुछ बचेगा नहीं। फिर वैसी निष्ठा नहीं रहेगी। नहीं, बचेगा ही नहीं फिर ठीक हमारे है, पास। उसमें एक शब्द है समाजवाद, है ना? भारत एक समाजवादी देश है। देखिए, ये सवाल पता नहीं क्यों मैं बता रहा हूँ, मुझे टेलीपैथी थी कि ये सवाल आप पूछेंगे। क्यों ऐसा क्या लगा आपको? नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये सवाल हमको 2 दिन से घूम रहा है। अच्छा, हाँ, क्यों फिर आपसे मिला होगा मुझे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि समाजवाद, जाहिर है आज के हमारे अर्थव्यवस्था का, समाज व्यवस्था का चरित्र समाजवादी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, ये तमन्ना तो रखे हुए हैं। तमन्ना और शौक बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं होगा, जैसे देखिए इंदिरा जी के टाइम में सोशलिस्टिक पैटर्न आया, ठीक है। और आज की डेट में क्यों ये जरूरत है कि नव उदारवाद के इस दौर में, अगर आप ही ने मुझसे कहा इनकम इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कहां से बात कर रहा हूं? वो आर्टिकल 39C के तहत बात कर रहा हूं। आर्टिकल 39C क्या है? वो समाजवादी तेवर का की धारा है संविधान की। बिल्कुल। तो उतना बना रहना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि आज की जो व्यवस्थाएं, खास करके 90 के उत्तर में, पोस्ट 90s जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो समाजवाद से काफी दूर गई है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां आय के असमान वितरण का ये लक्षण हम देख रहे हैं, हमें कुछ चीजें ऐसी इजाद करनी पड़ेंगी सेफ्टी वाल्व के रूप में, जो सिर्फ समाजवाद मुहैया कर सकता। मगर ये बताइए प्रोफेसर साहब कि देश तो समाजवादी चाहिए और चल ही शुरू में मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से। मिक्स्ड इकोनॉमी को समाजवाद के खिलाफ मत देखिए। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी समाजवाद के खिलाफ देखिए, तब तो फिर साम्यवाद कहते हैं ना। समाजवाद और साम्यवाद का यही एक फर्क है कि साम्यवाद कंप्लीट स्टेट ओनरशिप और मतलब बाकी को खारिज करता है। नेहरू ने खारिज नहीं किया। नेहरू संभवतः यहाँ की जरूरतों को शायद किसी से बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में देश को ले जाने की शुरुआत की, जो कालांतर में 90 तक आते आते, कई लोग कहते हैं लाइसेंस परमिट राज, और ये था और वो था। अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त। हम सुई तक नहीं बनाते थे, छोटी छोटी दवाइयाँ बाहर से आती थी। उस दौर में कंट्रोल इसलिए भी आवश्यक था कि ताकि बाकी चीजों को आप नियंत्रित कर पाए। ठीक है, 90 में आप छोड़ पाए तो आपने छोड़ दी। ठीक है, लेकिन एक आज़ाद देश जिसे अपनी राह खुद चुननी चाहिए थी, उसके सामने ऐसा उस वक्त तो 47-48 में तो बहुत ज़्यादा था ना, मैकार्थिज्म भी चल रहा था, बहुत चीज़ें हो रही थी। तब ये तय कर देना कि इसी रास्ते से चलना है गुरु तुमको, तय नहीं। देखिए, अगर आप देखें हाँ, कि आपने अवॉइड किया एक्सट्रीम पोजीशन लेना, सच है। आपने पूरी की पूरी वो अमेरिकन व्यवस्था को भी नहीं स्वीकार किया, ना सोवियत जो उस वक्त का मॉडल था। आपने एक बीच का रास्ता लेने की कोशिश की, और अगर आप हाल के दिनों में विश्लेषण पढ़ें तो हम कामयाब रहे। हमारी कामयाबी में कोई कुछ पन्ने जोड़े बाद में चल के उन पुराने पन्नों को खारिज नहीं कर सकते। कामयाब तो हुए, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं
कि दूर तो हो गए उस मॉडल से। हाँ, दूर हुए हैं। ये कैसी और कामयाबी नहीं है, नहीं अजीब सी। नहीं, देखिए आपको 90 के वक्त की जरूरत, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से बाजार, मैं 25 के भारत की बात कर रहा हूँ। नहीं वो जो एक दशक है वो तो मैं समझ रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम। नहीं, उसकी उसकी वजह से आज आप यहाँ हैं। हाँ, और लेकिन अब उस व्यवस्था ने आय के असमान वितरण का, जैसे पिकेटी क्यों, देखिए वो जो Exactly. कह रहे हैं, हाँ, वो सारी जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं, हाँ, हाँ। वो सारी चिंताएं हमारे समाज में अब लक्षण के रूप में दिख रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि उस समाजवाद के तहत ही आपको सुरक्षा कवच मिलेंगे, प्रोटेक्ट करने के। यही फिर मेरा प्रश्न था कि इंटर वॉर कॉलोनियल पीरियड के दौरान, यानी 30 के दशक से 43 तक, देश की नेशनल इनकम पर 1% लोगों का कब्जा था, ठीक है, यानी 1% लोगों का कब्जा था 22.6% पर, यह आंकड़ा बता रहा है। और जो अभी का आंकड़ा है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, और जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं वो इसमें शामिल हैं, ये कह रहा है कि साहब अब 23% तक पहुंच गया है। ठीक, फिर मुझे आप ये बताइए, आप इतनी बात कह रहे हैं आर्टिकल 39 की, इतनी चर्चाएं होती हैं, जो परेशान है उससे तो परेशान होना ही चाहिए, पर फिर संसाधनहीन लोग जो मुल्क के हैं उनके अंदर ये बेचैनी क्यों नहीं दिखती है? जो आपको एक बात मैंने कही थी, आपने कोई अलग सवाल पूछा था दुनिया के, एक फेज आता है जिस फेज में कई दफा इंजीनियर्ड नंबरनेस होती है। ये इंजीनियर्ड नंबरनेस का फेज है, लेकिन ये जाएगा। जो मैंने स्पेंगलर का उदाहरण दिया, वो जाएगा। इट माइट टेक टाइम, वक्त ले सकता क्या है। नुकसान करके जाएगा? देखिए, प्रतिदिन नुकसान तो हो ही रहा है। अगर कोविड को ही लें, इतने सारे लोग अनडिग्निफाइड डेथ को चले गए, क्या उस तरह की प्रतिक्रिया हुई जैसी होनी चाहिए थी? यही, आप तो बहुत भावुक थे। जितने आप आक्रोशित दिखे, उतने आक्रोशित तो मुझे लोग सड़क पर नहीं दिखाई दिए। नहीं, कारण है कि मैंने बहुत खोया था उस वक्त, अपने यंग स्टूडेंट्स को दिए। तो वो पीड़ा मेरी व्यक्तिगत भी थी, समष्टिगत भी थी। मैंने अपनी इनकेपेबिलिटी देखी। लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगते थे, 10 लोग, मैं 2 को ही अरेंज करवा पाता था। अपनी असफलता, अपनी अकर्मण्यता देखी, अपने लोगों को जाते देखा, तो वो व्यक्तिगत समष्टिगत का मिला। इलेक्शन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? वही देखिए, इलेक्शन रिजल्ट तो आप दूर की बात कह रहे हैं, मैं तो उससे पहले कह रहा हूं कि लोकतंत्र में अगर लोग अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है, अगर उनको ये नहीं लगता है कि ये उनका ड्यू है, उनको मिलना चाहिए, तो थोड़ी चिंता तो होती है, लेकिन निराशा नहीं होना। तो क्या मैं फिर ऐसे पूछ लूं कि आप इस लोक चेतना को थोड़ा कमतर नहीं आंक रहे हैं? क्या मालूम कि जिन मुद्दों के लिए आप लड़ रहे हैं मुद्दे ही ना हो लोगों के लिए? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो मुद्दे हैं। जो कोई अपना खोता है, वो उसके लिए क्या, उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? नाराज नहीं है सिस्टम से। देखिए, आप क्यों चाहते हैं वो नाराज हो मैंने एक सिस्टम शब्द से? किया अगर था, उसने मान लिया, नहीं, बस अपनी बात पूरी कर लूं, अगर वो ये मान चुका है कि इसमें जो हुआ है वो होता ही, क्योंकि क्या ही कोई कर सकता है, ऐसी बातें अगर उसने मान ली। मैंने एक बात कही थी, इंजीनियर्ड नंबनेस। जी, ये वो इंजीनियर्ड नंबनेस है, ये आवरण हटेगा। अच्छा, आपने तो जेएनयू भी देखा ही है और डीयू भी है, दोनों दिल्ली में है। इन दोनों में इतना भारी फर्क क्यों दिखाई देता है इस मामले में, छात्र राजनीति मामले में खासकर? देखिए, पहली बात, स्टूडेंट्स तो दोनों के मिलते ही नहीं, मैं खुद ही दाखिले के लिए आया था जेएनयू, लेकिन पहुंच गया डीयू। लेकिन एक चीज मैं कहूं, जेएनयू आज जो भी हो, वो कंप्लीटली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। डीयू कंप्लीट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं है। डीयू में अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस भी हैं, जो कोई पश्चिम बिहार में है, कोई सरिता बिहार में है, कोई यमुना पार इधर लक्ष्मी नगर में। जेएनयू के साथ वो नहीं है। ये बहुत शानदार बात बताई आपने, अभी हमें महसूस हुआ। तो जेएनयू में क्या होता है ना कि लाइफ क्लासरूम के बाद खत्म नहीं होती है, वो 24/7 चलती है। ये फर्क है, इसलिए वहाँ के एक्टिविज्म का भी फर्क है। दूसरा, जेएनयू के एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी उस दौर की। अब पता नहीं कुछ तब्दीलियां, कि डिप्रीवेशन पॉइंट मिला करता था कि अगर आप पिछड़े जिला से आते हैं, पिछड़ी जाति और पिछड़े इससे आते हैं, तो आपको इतने इतने पॉइंट्स मिलते हैं, विमेन है तो इतने पॉइंट्स मिलते हैं। उससे भी संस्थाओं के चरित्र पे फर्क पड़ता है।
आप ये फ्रीबीज वाली बात सुनते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? क्योंकि आप तो वेलफेयर मैंने स्टेट की लिखा बात था, भी करते हैं। हाँ मैंने तो लिखा भी है आप इसके। सहमत होंगे इस ना, फ्रीबीज वाली? कतई नहीं, नहीं है? कतई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या वाकई फ्रीबीज होती है कुछ? यह फ्रीबीज नाम की चीज नहीं है, आविष्कार किया है 10 लोगों ने बैठ करके बीते 10 वर्षों में। ये कोई शब्द ही नहीं है। कौन सा फ्रीबी भाई? पिताजी के घर से आप ला रहे हैं? मैंने सदन के अंदर कहा था कि अगर माचिस की डिब्बी मेरे गांव का आदमी खरीद रहा है तो वो भी टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर में जाति व्यवस्था मत लाओ कि ये बड़ा टैक्स पेयर, ये छोटा टैक्स पेयर, ये अंबानी टाइप टैक्स पेयर, अडानी टाइप, और ये गांव का खंतर मियाँ ना। अच्छा ये बताइए, आप उन कम नेताओं में से हैं जो मैंने पहले ही बताया, आप किताबें दिखाते हैं। आपको संसद में इस मामले में अकेलापन फील होता है? मतलब और होते तो बेहतर होता। अकेलापन फील होने के कई और भी कारण होते हैं। जैसे कई दफा क्या होता है कि कोई महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही होती है और आप देख रहे हैं कि सदन में 25 लोग हैं सिर्फ, तो लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये लोगों के साथ भी अन्याय है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको वहां भेजा है वो आपको सिर्फ सिग्नेचर करके जाने के लिए नहीं बोलते हैं, अब बैठो। तो तन्हाई के कई कारण हो सकते हैं। ये तो मैंने देखा, जब आप में से कोई राज्यसभा में बोल रहा होता है, मैंने देखा बहुत बार, तो वहाँ बाकी सांसद होते नहीं हैं जिनसे आपको सवाल करना है, वो भी नहीं बैठे होते। तो मुझे लगता है कि ये ताकत और ये प्रेरणा कहाँ से आती है कि साहब कोई है नहीं है पर मैं उतने ही जोश से अपनी बात रखूंगा। मतलब मुझे तो अगर लोग ना दिखाई दें तो ना, मैं सोचूंगा कि किसको बोल रहा हूँ। नहीं, अमूमन मैंने अपने साथ जरूर देखा है कि जब मेरे स्पीच होने की होती है तो फिर भी होते हैं। लोग होते हैं, ट्रेजरी बेंच भी इंक्लूडिंग देयर लीडर्स, वो बैठे होते हैं। लेकिन कईयों के साथ ये दिक्कत होती है कि आप बोलने खड़े होते हैं, सदन में कितने हैं तो 30 लोग हैं, 24 लोग हैं। इस पर कोई नहीं बनना चाहिए आपको लगता है नियम? स्पीकर्स को बनाना चाहिए? मैंने एक बिल भी दिया था। दिया है? उसमें क्या क्या बांध के रख लो ऐसा कहा नहीं है? नहीं, बांध ऐसे के कैसे रख लेगा नहीं, कोई? बांध के नहीं, मैंने कहा था कि उसमें कुछ तब्दीली करने से बदलाव होगा। जैसे मैंने एक एडवोकेसी की है कि जैसे इंग्लैंड में है, हाँ। एक दिन आप अपोजिशन का कर दो, अपोजिशन ही बैठे, अपोजिशन ही कंडक्ट करे पूरा का पूरा हाउस, मुद्दे भी वही चुने, और वो फ्राइडे ना हो। अच्छा, एक और भी चीज़ है, जैसे हमारा प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो फ्राइडे को होने की वजह से क्या होता है, अधिकांश लोग टिकट कटा के चले जाते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल एक बहुत अच्छा उपकरण है, उससे सरकार को भी कई दफ़ा एक संदेश मिलता है। उसको फ्राइडे के बजाय आप मंडे ले आइए। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम थोड़ा एडजस्ट करें तो बेहतर हो सकता है। एक और सवाल पूछूंगा उससे पहले बताइए कि कैंटीन के खाने की बहुत चर्चा होती थी पहले कि सस्ता है, इनको इतना अच्छा खाना सस्ते में क्यों मिलता है, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने पुरानी संसद की कैंटीन में खाया है। मैं भी वही सब देख के पहुंचा था। मैं आपको बताऊं कि बड़ा सस्ता है खाना। समोसा डीयू में मुझे 10 रुपए का मिलता था, डीयू में। वहां पे लास्ट खरीदा तो 12.5 या 15 रुपए का एक समोसा था, और साइज डीयू वाले से छोटा। तो ये कई सारे सांसद अमीर भी नहीं होते, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, सारे सांसद क्या, और सिर्फ सांसद ही नहीं खाते। हाँ, और वहां तो हर कोई आता है। तो इसलिए ये भी कई सारी चीजें मिथ्या भी खूब चली है कि आप देखो लूट के खा रहे हैं, 1 रुपए में समोसा खा रहे हैं। कहाँ का 1 रुपया का समोसा? अब मतलब अब मार्केट रेट पर बिक रहा है लगभग। जो जितनी सारी चीजें मैंने अपने नई संसद में देखी हैं उसमें अधिकांश चीजें कमोबेश उसी रूप में मार्केट में भी है। सही। सौरभ हैं एक, उन्होंने पूछा है, पढ़ाकू पार्टी करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें लोग सवाल पूछते हैं कि 2011 वाले आईएसी के अन्ना आंदोलन से कुछ सरोकार रहा उनका। आपको नहीं लगता कि आंदोलन ने भारत को दिशा से ही भटका दिया? लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्यों विश्वविद्यालयों पर खर्च किया जाए, हासिल क्या है? कुछ लोग अपना आईटीआर भी दिखा रहे थे। क्या इस देश के मानस में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का पुनर्स्थापन नहीं होना चाहिए? वही बात। सौरभ को कहिएगा एक बात, जब वो अन्ना आंदोलन चल रहा था तो मैं उस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं इस आंदोलन के खिलाफ मैंने लगातार आर्टिकल लिखे थे, क्योंकि इस आंदोलन की इमेजरी आंदोलन की सबसे बड़ी चीज होती है। इमेजरी, मैं मूवमेंट पढ़ाता हूँ। इमेजरी, स्लोगनियरिंग, और एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेमिंग। आप फ्रेम कैसे कर रहे हैं अपने मूवमेंट के कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को। मुझे उसमें
बू आई थी, घोर दक्षिणपंथी रुझान की, माफी के साथ कहता हूं, और मैंने लिखा था ऑन रिकॉर्ड। मेरा मानना है कि वो आंदोलन उन विषयों के लिए था ही नहीं जिन विषयों के लिए वो दिखता था। आखिर अचानक लोकपाल की पूरी डिबेट कहां गायब हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट और द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, किसी ने लोकपाल की दोबारा बात ही नहीं की। वो भी नहीं जबकि कर पूरा रहे जो कह रहे थे कि लाएंगे, लाना नहीं, चाहिए, नहीं, जिनका मैं कह आंदोलन रहा खड़ा था इस हूं पर। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट सही। कहीं नहीं हुए। लेकिन हाँ, उससे जो चीजें हासिल ना करने के लिए कर रहे थे, अपने हासिल की, दिल्ली की सत्ता हासिल की। महत्वपूर्ण ये हुआ कि इस आंदोलन ने आने वाले कई वर्षों तक आंदोलन की संभावनाओं को खत्म कर दिया, और संभवतः उस बात का जवाब है जो आप मुझसे कह रहे थे कि आखिर वो आक्रोश क्यों नहीं है, बेचैनी क्यों नहीं, बेचैनी क्यों नहीं है। तो बेचैनी वैसे भी अगर आप साइकिल देखें, 75 के बाद वो बेचैनी प्रस्फुटित नहीं हुई। 2012-13 तक जब अन्ना 40-50 साल लगते हैं, लोग रोज सड़कों पर नहीं आ नहीं सकते आ काम सकते। छोड़कर। नहीं, और गांधी भी अपने आंदोलनों में फर्क रखते थे समय का। देखिए तो असहयोग, उसके 10 बरस बाद बिल्कुल सविनय अवज्ञा, उसके 10 बरस बाद भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। बिल्कुल। तो ये तो खैर उस वक्त बहुत लोगों ने कहा था कि ये लोग इस बार निकले हैं, अगर धोखा हो गया तो पता नहीं फिर कब निकले। ना, वो धोखा हो मुझे गया, पता नहीं धोखा हो गया नहीं हो गया। नहीं, धोखा तो हुआ, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर के अगर करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल एक पेनेसिया की तरह लाया जा रहा था, राम बाण की तरह, तो वो बाण कहाँ गुम हो गया। और दूसरा, सौरभ से ये भी कहिएगा कि वेलफेयर स्टेट के अलावा हिंदुस्तान का कोई फ्यूचर ही नहीं है। हिंदुस्तान जिंदा रह सकता है, सांस ले सकता है तभी जबकि ये वेलफेयर स्टेट। हाँ, देश कोई दुकान तो नहीं। हाँ। शब्बीर जफर पुणे से पूछ रहे हैं कि समाजवाद, राष्ट्रवाद और राजनीति का संतुलन, मतलब समाजवाद और राष्ट्रवाद एक साथ लागू किया जा सकता है क्या? आज के वैश्वीकरण और सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों के दौर में इन तीन के बीच संतुलन कैसे बैठाएंगे? समाजवाद, राष्ट्रवाद और राजनीति। देखिए, सीधी सी बात है कि राष्ट्रवाद को जिस रूप में लोगों ने देखना शुरू किया, वो चिंता का विषय है। राष्ट्रवाद अपने आप में समाजवाद से इतर नहीं है। अगर हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद की अवधारणा आप देखें, क्योंकि हमारे राष्ट्रवाद का इवोल्यूशन हमारे स्वाधीनता आंदोलन से हुआ है। हमारा स्वाधीनता आंदोलन एकांगी नहीं था, समावेशी चरित्र का था। मतलब ये बिला वजह नहीं है कि कांग्रेस के अंदर लेफ्ट, राइट, सेंटर सब थे। तो हमारा राष्ट्रवाद भी उसी का मिला जुला स्वरूप लेकर के बढ़ा, और हमारा समाजवाद भी। और हमारा राष्ट्रवाद डेमोनाइजेशन का राष्ट्रवाद नहीं है। हाल के दिनों में ये बनाने की कोशिश की गई है। हमारे राष्ट्रवाद में एक दुश्मन की तलाश नहीं थी। ऐसे टोक के मुझे एकदम याद आया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद का ये जो मेल है, ये तो हमने मुसोलिनी और हिटलर की पार्टियों में भी देखा है। हाँ, मुसोलिनी और हिटलर ने एकांगी कर दिया था। हाँ। जैसे उनका राष्ट्रवाद वो डिफाइन करते थे, हु इज अ जर्मन। Exactly. हाँ, हमारे यहाँ आर्यन। हाँ, हमारे यहाँ हु इज एन इंडियन। आपको ऐसा मिला जुला पैकेज मिलेगा कि उसमें एकांगी दृष्टिकोण देखने वाले, ढूंढने वाले, वो संभवतः कल को खुद गायब हो जाएं। राष्ट्रवाद हमारा गायब नहीं होगा। आखिरी सवाल, आपने दंगों पर अध्ययन किया, राइट्स पर आपका काम है, और बुद्धिजीवियों ने इसके कारण भी खोज निकाले ही होंगे, क्यों होता है, क्या होता है, कुछ की झलक तो आपने मुझे बताई अभी इस पॉडकास्ट में। क्या हम अपनी सोसाइटी तक कभी ये बात पहुंचा सकेंगे कि दंगे क्यों होते हैं, हमें कैसे इन्हें रोकना चाहिए, हमारा अपना रोल क्या हो जब समाज का बड़ा तबका नफरत की आंधी में पागल हो चुका हो? ये चीज़ मैं क्या कहूँ नितिन जी, इस तरह के सवाल मुझको बहुत अक्सर आते हैं। काश इसका जवाब वो हो जैसे आप मुझसे कहें, मेरे कमरे आते और कहते कि गले में थोड़ी खसखस हो रही है तो मैं आपको लॉजेंस देता, कोई एलेक्स का या सिप्ला का कंपनी का कॉफेक्स आता है। इतना सहज नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, वेरीफाई बिफोर यू बिलीव। कोई भी सूचना जो आप तक आती है उसको वेरीफाई जरूर करिए। हर व्यक्ति वेरीफाई करने में सक्षम है। वेरीफाई कीजिए, तब बिलीव कीजिए। इतना भी हम करना शुरू कर देंगे तो अफवाह, नकली इतिहास, सबकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, हम बच के निकल चलेंगे। इस पॉडकास्ट का नाम है पढ़ाकू नितिन जी। मैं पढ़ाकू उतना भी नहीं हूँ, बस नाम अच्छा लगा इसलिए रख लिया था।
तो अंत ऐसे करते हैं कि आप इतना पढ़ते हैं तो 3-4 किताबों के नाम बता दीजिए जो रिकमेंडेड हैं। जैसे आपने फिल्मों के नाम बताने में मुश्किल आई आपको, मुझे पता है इसमें आएगी। एक तो मैं कहूँगा कि जैसन स्टैनली की हाउ फासिज्म वर्क्स, हाउ फासिज्म वर्क्स, एक मैं पुनः कहूँगा राही मासूम की टूपी शुक्ला, वो ज़रूर पढ़ी जाए। रेणु जी की परती परी कथा, मतलब मैं मैलांचल से ऊपर उसको अच्छा। रखता हूँ। हाँ, और एक है किताब वाइट मेल प्रिविलेज, उससे प्रिविलेज की पूरे व्याकरण को समझने में मदद मिलती है। और एक आखिरी अगर कहूँ तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सब सवाल पूछ देते हैं। मेरे सामने इतनी किताबें हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी किताब बताई जाए। एक जूठन ठीक है, हाँ। वो भी है, लेकिन एक किताब मैं बताना चाहूँगा, ये B.R. अम्बेडकर की है, लेक्चर, महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर। जिसने भी अम्बेडकर समग्र ना पढ़ा हो वो इसको पढ़ ले। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने धैर्य से आपने सुना हमें, प्रोफेसर मनोज कुमार झा को सुना। आपका भी शुक्रिया, आपने इतना समय दिया सर। और मुझे उम्मीद है पढ़ाकू नितिन आज अपने नाम पर खरा उतरा होगा। हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें की हैं। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है आप सबके कमेंट्स के लिए। तारीफ़ कीजिए, गालियाँ दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। इतनी मेहनत हमने की है, थोड़ी आपकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।